हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस सेशन में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 साइंस बायोलॉजी चैप्टर 15 आवर एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले हम समझेंगे इकोसिस्टम क्या है, ठीक है। फिर हम देखेंगे इसके कंपोनेंट्स, फिर हम इकोसिस्टम कैसे बना है ये समझेंगे और इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। पहला टॉपिक है इकोसिस्टम। सो व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स। तो इकोसिस्टम क्या है? All organisms such as plant, animal, microorganism and human being as well as the physical surrounding interact with each other and maintain a balance in nature। ठीक है, मतलब जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स, एनिमल्स, इवन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बीइंग और इवन उसके साथ साथ जो फिजिकल सराउंडिंग है जिसके साथ ये हम लिविंग बीइंग इस फिजिकल सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और दोनों में नॉन लिविंग और लिविंग दोनों के बीच में क्या होता है, बैलेंस मेंटेन रहता है। ठीक है, तो ऐसे इंटरैक्टिंग जो ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग के बीच में होता है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। तो देखिए, all the interacting organism in an area together with the non-living constituents of the environment form an ecosystem। समझ आया? तो इकोसिस्टम कब बनता है? सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से इकोसिस्टम नहीं बनता है। कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया में आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लस नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये दोनों मिलके एक पर्टिकुलर एरिया का इकोसिस्टम को बनाता है। ठीक है, तो ये आपका डेफिनेशन हो जाएगा इकोसिस्टम का। अब अगर हम बात करें इकोसिस्टम के एग्जांपल्स का, तो सिस्टम के अंदर क्या क्या आ जाएगा? फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड, ठीक है, पॉन्ड्स, लेक, रिवर एक्सेट्रा, ये सारे आपके क्या हैं, इकोसिस्टम के एग्जांपल्स हो जाएंगे। ओके, अब बात करें कंपोनेंट्स के इसके, तो क्या क्या चीज़ मिलके इकोसिस्टम बनता है। तो इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट्स है, एक है आपका बायोटिक कंपोनेंट जिसमें सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे, और दूसरा है आपका एबायोटिक कंपोनेंट जिसमें फिजिकल फैक्टर या फिजिकल एनवायरनमेंट आ जाएंगे, जैसे कि टेम्परेचर, रेनफॉल। ठीक है, ये देखिए, टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, सॉइल, मिनरल्स, ये सारे आपके फिजिकल फैक्टर जितना है वो क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट्स में आ जाएंगे। इतना समझे? तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, तो इकोसिस्टम को ब्रॉडली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहला आपका हो जाएगा नेचुरल इकोसिस्टम और दूसरा हो जाएगा आपका ह्यूमन मेड या फिर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम के एग्जांपल हो जाएंगे फॉरेस्ट, पॉन्ड्स, लेक, और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के अंदर आ जाएंगे गार्डन, क्रॉपफील्ड्स, ये सब। ठीक है, तो क्रॉपफील्ड्स एंड गार्डन क्यों आर्टिफिशियल है? क्योंकि देखो, इसको देख रेख कौन करता है, ह्यूमन बीइंग ही करता है। कौन से क्रॉप लगेंगे, उसका देखभाल करना, साफ सफाई मेंटेन करके रखना, ये सब ह्यूमन करेंगे, इसलिए ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होंगे। ठीक है, तो ये एग्जाम में देखो, यहाँ से बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं ये चीज़ कि आपको ऑप्शंस दे दिया जाएगा, एमसीक्यू के फॉर्म में दे देंगे, या फिर आपसे सीधा पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा आपका इनमें से कौन सा नेचुरल इकोसिस्टम है, नेचुरल इकोसिस्टम का एग्जांपल है या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का एग्जांपल है। जूनियर क्लास में पढ़ा ही होगा कि नेचुरल इकोसिस्टम को क्या और 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। एक है आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड दूसरा है आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो 2 नेचुरल इकोसिस्टम को फर्दर डिवाइड किया गया है। इसमें जितने भी लैंड वाले इकोसिस्टम है ना, वो सब आ जाएंगे, जैसे कि फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड, ये सारे लैंड में होते हैं, तो ये टेरेस्ट्रियल एग्जांपल हो जाएंगे। और वाटर वाले जितने इकोसिस्टम है ना, वो एक्वेटिक के अंदर आ जाएंगे, जैसे कि पॉन्ड, ओशन, लेक, रिवर, ये सब क्या है, एक्वेटिक इकोसिस्टम है। चलिए अब हम समझते हैं एक्टिविटी 15.1, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, इसको अच्छे से समझिएगा। एक्वेरियम बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, देखो यहाँ लिखी हुई है क्या क्या चाहिए होगा। एक बड़ा सा जार चाहिए होगा, सबसे पहले शीशे के जार चाहिए हमें, ठीक है, जिसमें हम फिश को रखेंगे। उसके बाद वाटर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और फूड चाहिए। ठीक है, तो ऑक्सीजन कहाँ से प्रोवाइड करेंगे? ऑक्सीजन पंप से। ठीक है, ये देखो, ऑक्सीजन पंप जिसे हम एरेटर भी कहते हैं, इससे ऑक्सीजन को हम प्रोवाइड करेंगे। और फूड तो आपको मार्केट से अवेलेबल, मार्केट से हम खरीद लेंगे फूड को। ठीक है, अब देखिए, अगर हम इस एक्वेरियम में कुछ प्लांट्स, एनिमल्स ऐड कर देंगे तो ये एक सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम हो जाएगा।
सेल्फ सस्टेनिंग का मतलब इसको हमें और देख रेख करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब उसको वैसे ही छोड़ देंगे तो वो खुद ब खुद ग्रो करने लग जाएंगे, वहाँ पे जिंदा रहेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, सारा काम वो वहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, तो हमें उसी हिसाब से यहाँ पे एक्वेटिक प्लांट और एनिमल्स को डालना होगा ताकि वो सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम बना रहे। ठीक है, सो कैन यू थिंक हाउ दिस हैपन, ये कैसे होता है? ये पॉइंट्स अभी क्लियर हो गया होगा आपको कि कैसे ये होता है सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम। हमें उस हिसाब से उसमें अच्छे से प्लांट या एनिमल्स डालना हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये एक एक्वेरियम है और इसमें पहले से कुछ मछलियाँ थी, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, इसकी में एक बड़ा सा मछली ला दिया, ठीक है, एक बड़ा सा मछली ला दिया। अब ये मछली क्या करता है, इन सारी मछली को खा जाएगा, छोटे मछली को। तो ये क्या सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि ये तो इसको, तो हमें ऐसे मछली डालने होंगे जो इनको नहीं खाए। ठीक है, चलो, तो उस हिसाब से हमें यहाँ देखना होगा ना। अच्छा, या फिर अब हम मान लेते हैं, हम क्या कंडीशन अब क्रिएट करते हैं जिसमें ऐसे मछली रखेंगे जो एक दूसरे को खाएंगे नहीं। ठीक है, तो अब हम मान लेते हैं इसमें हम कुछ अच्छे मछली सब डाल दिए, तो क्या अब ये सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? रीज़न क्या होगा? बिकॉज देखो, इसके ये जब कभी ना कभी तो ये मछलियाँ मरेंगे, है क्या ना। तो जब ये मरेंगे तो ये तो इसी में सर के गल के रह जाएंगे, तो इसमें डिकम्पोजर भी तो हमें डालना होगा ना, जो ये मछली जब मर जाएंगे तो इनको सड़ने गलने के बाद जो उनको भी फिर कोई खा जाए, साफ़ कर दे इस पानी को। तो अगर डिकम्पोजर नहीं डालते हैं तो इसको साफ़ करना होगा समय समय पर, जैसे कि हफ्ते में या महीने में। ठीक है, जो भी मछलियाँ मर जाएंगे, सर के गलेंगे, तो उनको हमें साफ़ करके हटाना होगा। ठीक है, तभी ये सारी मछलियाँ यहाँ पे जी पाएंगे। ठीक है, तो एक्वेरियम में हमें या तो डिकम्पोजर ऐड करना होगा जो इनको डिकम्पोज करके क्लीन कर दे इस पूरे वाटर को, या फिर हमें खुद क्या करना होगा, इसको साफ़ करना होगा। क्लियर? तो अब देखिए, एन एक्वेरियम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन मेड इकोसिस्टम। तो एक्वेरियम आपका क्या का एग्जाम्पल हो जाएगा, नेचुरल या आर्टिफिशियल? तो येस, इट इज़ एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, हमने पीछे देखा था एक्वेरियम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का एग्जाम्पल 2 हमने यहाँ देखा था, गार्डन और क्रॉफिल्स, एंड तीसरा आपका क्या हो जाएगा, एक्वेरियम हो जाएगा। ये 3 याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, गार्डन, क्रॉफिल्स एंड एक्वेरियम, ये तीनों किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए आगे क्या आगे बने, कैन वी लीव द एक्वेरियम एज सच आफ्टर वी सेट इट अप? क्या हम एक्वेरियम को ऐसे ही छोड़ देंगे, जैसे ही हमने सेट किया फिर इसको ऐसे ही छोड़ देंगे? नो, इट्स नॉट, हमें उसे समय समय पे साफ करना होगा। ठीक है, नाउ व्हाई डज इट हैव टू बी क्लीन वंस इन ए वाइल? क्यों हमें एक्वेरियम को क्लीन करना पड़ता है? रीज़न क्या हो जाएगा इसको? क्योंकि एक्वेरियम में कोई डिकम्पोजर्स नहीं होते हैं, एंड दूसरा इसका जो पानी होता है वो एक ही जगह रहता है, जमा रहता है, एक ही जगह रुका हुआ होता है, इसलिए हमें ज़रूरी है टाइम टाइम पे उस पानी को साफ़ करने की। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, डू वी हैव टू क्लीन पॉन्ड्स और लेग्स इन द सेम मैनर, वाई और वाई नॉट? तो देखो, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चंस आता है हमेशा, याद रखिएगा कि हमसे पूछ रहा है कि क्या पॉन्ड्स और लेग को भी हमें सेम वे में क्लीन करना पड़ता है? तो आंसर इज नो। वाई? Because ponds and lakes have enough variety of decomposers which can decompose waste organic material and complete the biogeochemical cycle. An aquarium does not have adequate number of decomposer for waste to decompose, and so it has to be clean once a while. ठीक है, तो देखिए इसके ऊपर एक इसी पॉइंट से क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। We do not clean ponds or lakes, but an aquarium needs to be cleaned regularly. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर वही सेम रीज़न हो जाएगा, एन एक्वेरियम डज नॉट हैव एडिक्वेट वेराइटी ऑफ डिकम्पोजर्स, क्योंकि एक्वेरियम में डिकम्पोजर्स नहीं होते हैं जो उस पूरे पानी को नेचुरली कम्प्लीटली क्लीन कर सके, जिस तरह एक नेचुरल पॉन्ड्स और लेक में होता है। ठीक है, सो इट हैज़ टू बी क्लीन वंस ए वाइल, इसीलिए हमें एक्वेरियम को क्लीन करना पड़ता है समय समय पर। क्लियर है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा, बस इतना भी लिखिएगा तो कंप्लीट हो जाएगा आपका इसका आंसर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ऑर्गेनिजम्स के बारे में। तो आपने ऑलरेडी जूनियर क्लास में पढ़ा होगा, ग्रुप ऑर्गेनिजम्स को हमने ग्रुप किया है एज ए प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स, राइट?
तो चलिए एक एक करके समझते हैं प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स क्या है। तो प्रोड्यूसर क्या है? जो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं जैसे कि शुगर या स्टार्च फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यूजिंग द रेडिएंट एनर्जी ऑफ द सन इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ऐसे जो ऑर्गेनिज्म क्या बना रहा है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस बना रहा है, और किसका यूज करके? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का। ठीक है, किसके प्रेजेंस में? क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। तो इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा? ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टेन बैक्टीरिया विच कैन प्रोड्यूस फूड बाय फोटोसिंथेसिस कम अंडर दिस कैटेगरी एंड आर कॉल्ड व्हाट? प्रोड्यूसर। और इसी को हम क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर कहते हैं। क्लियर? चलिए अब देखिए, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, विच ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड यूजिंग रेडिएंट एनर्जी। कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो जो कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज करता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का यूज करके सनलाइट के प्रेजेंस में? आपको उस ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है। तो याद रखिएगा कौन सा ऑर्गेनिज्म है? प्रोड्यूसर्स ये काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट्स क्लियर है आपको कि प्रोड्यूसर्स क्या करता है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से सीधा क्या बनाता है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ, ये याद रखिएगा। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से वो क्या बनाता है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाता है। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं कंज्यूमर्स के बारे में। तो कंज्यूमर्स क्या है? देखिए, कंज्यूमर्स ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कंज्यूम करता है वो फूड जो प्रोड्यूस्ड होता है आइदर बाय डायरेक्टली फ्रॉम प्रोड्यूसर और इनडायरेक्टली बाय फीडिंग ऑन अदर कंज्यूमर। मतलब ये लोग डायरेक्टली प्रोड्यूसर से खाना लेंगे या फिर कोई दूसरे कंज्यूमर से ले लेंगे। आखिर ये कंज्यूमर भी तो किसी प्रोड्यूसर से ही खाना लिए होंगे, है कि नहीं? ठीक है, तो इतना क्लियर है। अब देखिए, कंज्यूमर्स को भी क्लासिफाई किया गया अलग अलग ग्रुप में, जैसे कि हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स एंड पैरासाइट्स। अब देखते हैं डिकम्पोजर्स के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं डिकम्पोजर्स के ऊपर। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझिएगा। देखिए डिकम्पोजर्स, तो डिकम्पोजर्स क्या होता है? द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंप्राइजिंग बैक्टीरिया एंड fungi break down the dead remain and waste product of organism, and this microorganism are decomposed as they break down the complex organic substance into simple inorganic substance that go into the soil and are used up once more by the plants। तो इसका मतलब क्या है? ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है छोटे छोटे, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगी, जिनका रोल क्या होता है? ब्रेक डाउन करना, मतलब सराना, गलाना, जो भी मरी हुई चीज़ है उन सब को या फिर वेस्ट प्रोडक्ट को। ठीक है, और इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोजर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये लोग क्या करते हैं? ये लोग डाउन करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में। ठीक है, और फिर यहाँ से ये वापस से ये कन्वर्ट होके सॉइल में वापस से फिर से प्लांट इसे यूज्ड अप कर लेता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिकम्पोजर्स क्या है? सबसे पहले आपको ये समझना है डिकम्पोजर्स क्या है। तो अब देखिए, व्हाट विल हैपन टू द गार्बेज एंड द डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स इन देयर एब्सेंस। देखो, अगर डिकम्पोजर्स नहीं होंगे तो क्या होगा? जो गार्बेज, जो मरे हुए एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनका क्या होगा? वो मरेंगे तो। ठीक है, विल द नेचुरल रिप्लेसमेंट ऑफ द सॉइल टेक्स प्लेस इवन इफ डिकम्पोजर्स आर नॉट देयर। और जो देखो डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, जो ये प्लांट्स, एनिमल्स या जो हमारे किचन से गार्बेज निकलते हैं, सब्जी के छिलके जो भी, ठीक है, ये सब क्या होते हैं? कुछ समय बाद गायब हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो गायब होके कहाँ जाते हैं? कौन इनको गायब करता है? ये डिकम्पोजर्स ही करते हैं। ठीक है, इन्हीं का रोल होता है। ये क्या करते हैं? सारे ये जो मर जाते हैं एनिमल्स या प्लांट्स या नेचुरल जो भी जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, वो जब मरते हैं तो उनको गला के सड़ा देता है कौन? डिकम्पोजर। उनको सड़ा के गलाने के बाद उससे वापस से जो न्यूट्रिशन कहाँ जाता है? सॉइल में चला जाता है, और फिर वो सॉइल को फिर से उनका न्यूट्रिशन मिल जाता है। समझ आ रही है बात? क्या होता है? देखो, कोई प्लांट जब ग्रो होता है तो उसको क्या मिलता है? वाटर, सॉइल से उसको न्यूट्रिशन मिलता है जो भी चाहिए होता है, सनलाइट मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, सब कुछ का यूज़ करके वो प्लांट ग्रो होता है। ठीक है, तो वो सामान कहाँ से लिया न्यूट्रिशन सारे? वो इस इन्वायरमेंट से लिया।
मतलब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लिया ना, फिर ये ग्रो हुआ, मर गया, तो जब मर गया सड़ने गलने के बाद डिकम्पोजर इसको सड़ के गला देता है पूरा, और वापस से जो इसने इन्वायरमेंट से न्यूट्रिएंट लिए थे, ठीक है, वो वापस से आ गया ना इसी सॉइल में, वापस फिर से वापस रिप्लेनिशमेंट हुआ कि नहीं हुआ, सॉइल को वापस से मिल गया न्यूट्रिएंट सारे। उसी तरह इस प्लांट से जो प्रोडक्ट मिलता है, जो भी सब्जी हो गई, फ्रूट्स हो गए, जो भी चीज़ हम प्लांट से लेके खाते हैं, तो वो न्यूट्रिशन हमें प्लांट से भी मिला ना, हमने खाया। तो फिर जब वो प्लांट से हम लिए या एनिमल्स लिए, हम मरते हैं तो हम भी तो वापस से सॉइल में ही जाके ब्यूरिड हो जाते हैं, ठीक है। तो सॉइल में फिर से हमारा भी तो न्यूट्रिशन जो भी हमने सॉइल से लिया था फिर से वापस से सॉइल में चला जाता है। तो डिकम्पोजर्स अगर नहीं हुआ तो ये काम करना कोई नहीं करेगा, फिर क्या होगा, चारों तरफ गार्बेज ही गार्बेज दिखाई देगा हमें, है कि नहीं। और इस तरह क्या होगा, बहुत सारे डिजीज फैलेंगे। फिर जो हमें स्पेस मिलता है, देखो अगर मान लो ऐसा है, आप जस्ट इमेजिन करो, अगर डिकम्पोजर्स नहीं होते तो जो कचरा निकलता है हमारे घरों से, जो लोग मरते हैं, जो एनिमल्स मरते हैं, एवरीथिंग प्लांट है, वो तो अगर कोई उनको ख़त्म नहीं करेगा, कोई उनको सराने वाला नहीं होता, गलाने वाला नहीं होता, तो टाइम आएगा कि चारों तरफ कचरा ही कचरा होगा, है कि नहीं, बात समझ रहे हो। तो बट ऐसा तो नहीं होता ना, नेचुरली इन्वायरमेंट में बहुत सारे ऐसे डिकम्पोजर्स है जो इन सबको ख़त्म कर देता है, और वो हमारे लिए स्पेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। अगर वो कचरा चारों तरफ होगा तो स्पेस भी तो नहीं होगा हमारे लिए। तो डिकम्पोजर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे लाइफ में, क्लियर है। चलो अब यहाँ से आते हैं एग्जाम में क्वेश्चंस क्या है वो देखते हैं। डिकम्पोजर्स के ऊपर क्वेश्चंस तो ये पूछा बहुत बार गया है कि रोल ऑफ डिकम्पोजर्स क्या होता है। इनडायरेक्टली डायरेक्टली बहुत सारे एक ही रीज़न होता है, आप याद रखिएगा। क्वेश्चंस आपको अलग अलग मिल जाएंगे इसी डिकम्पोजर्स के ऊपर, बट आंसर आपको हमेशा यही लिखना होगा। जैसे कि देखिए आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है व्हाट विल हैपन इफ़ देयर वर नो डिकम्पोजर्स। तो अभी हमने डिस्कस किया, आप यही लिख दीजिएगा। या फिर आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि राइट एनी 2 कंसिक्वेंसेस इफ डिकम्पोजर आर रिमूव फ्रॉम द इकोसिस्टम, ठीक है। आपको 2 कंसिक्वेंसेस बताने हैं, अगर डिकम्पोजर्स को हम हटा देते इकोसिस्टम में तो क्या होगा। ओके तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, इसका रोल को नोट कर लीजिए। चलिए सबसे पहला पॉइंट, दे डिकम्पोज द डेड रिमेन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड एक्ट एज क्लींजिंग एजेंट ऑफ द एनवायरनमेंट, यस, ठीक है। दूसरा पॉइंट, हेल्प इन रिसाइकलिंग द न्यूट्रिएंट्स, यस, अभी हमने समझा ना कि न्यूट्रिएंट्स वापस से रिसाइकल होकर सॉइल में आ जाता है। तीसरा, दे मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड इस वजह से सॉइल का फर्टिलिटी मेंटेन रहता है। चौथा, they provide space for new organism in the biosphere by decomposing the dead, ठीक है, यस, अगर डिकम्पोज करते हैं तभी स्पेस होगा, चारों तरफ जगह भी देता है किसी भी न्यू ऑर्गेनिज्म को रहने के लिए, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स, 4 रोल आप कहीं भी लिख दीजिएगा, जब भी डिकम्पोजर्स का रोल पूछे या उसके एब्सेंस में क्या होगा अगर डिकम्पोजर नहीं होता है, तो इन्हीं पॉइंट्स को आपको लिखना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक आपका डिकम्पोजर्स का रोल हो जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं, फूड चेन एंड वेव्स। तो सबसे पहले समझते हैं फूड चेन क्या है। फूड चेन एक ऐसा सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि देखिए फर्स्ट वाले में, इसमें इनको कौन खा रहा है, डियर खा रहा है, और डियर को कौन खाएगा, टाइगर खाएगा, ठीक है। बी में देखिए इसको ये खाता है ग्रासहॉपर को फ्रॉग खाता है, फ्रॉग को स्नेक, स्नेक को हॉक खाता है। तो इस तरह करके एक को एक खा रहा है ना, तो ऐसे वाली सीरीज ऑफ चेन को हम क्या कहते हैं, फूड चेन कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसके लेवल के बारे में। तो चलिए इसको हम इस डायग्राम से समझते हैं। तो देखिए अगर आप इस फिगर को देखोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ये आपका सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, ये आपका थर्ड ट्रॉपिक लेवल। इसमें अगर हम देखें तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, ये जो स्टेप या आप कह लो ये लेवल, इन्हीं स्टेप या लेवल को हम ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। अगर पहला है तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, दूसरा है तो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, और ये आपका क्या हो जाएगा, थर्ड ट्रॉपिक लेवल, ओके। तो अब देखिए किसी भी फूड चेन का ना ये जो फर्स्ट लेवल होता है ना, फर्स्ट स्टेप, ये क्या होता है, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं इसको हम, या फिर प्रोड्यूसर भी कहते हैं,
ठीक, ये जो प्रोड्यूसर होता है ये फूड किसी भी फूड चेन का फर्स्ट स्टेप को ऑक्यूपाई करता है, मतलब फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल को ऑक्यूपाई करता है। उसके बाद जो ये सेकंड ट्रॉपिक लेवल है ना, उसमें कौन आता है, हार्बिवोर्स आते हैं जो इन प्रोड्यूसर को या फिर प्लांट्स को खाते हैं। उसके बाद जो सेकंड ट्रॉपिक लेवल है इसमें कौन आता है, हार्बिवोर्स, ठीक है, जो इन प्रोड्यूसर को खाते हैं या फिर प्लांट्स। फिर थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे आते हैं स्मॉल कार्निवोर्स, जिसको हम लोग सेकेंडरी कंज्यूमर भी कहते हैं, ठीक है। और फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे टर्शरी कंज्यूमर आता है या फिर लार्ज कार्निवोर्स कहेंगे हम इसको, ठीक है। तो इसको देखो एक बार सिंपल से समझते हैं हम, तो कैसे आप इसको याद रखोगे, देखो सबसे पहले फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, प्रोड्यूसर। के बाद सेकंड ट्रॉपिक लेवल, इसको हम क्या कहेंगे, हार्बिवोर्स। थर्ड ट्रॉपिक लेवल, इसको हम स्मॉल कार्निवोर्स कहेंगे। एंड उसके बाद लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, लार्ज कार्निवोर्स, ठीक है। तो दूसरे शब्दों में इसको हम क्या कह सकते हैं, प्रोड्यूसर्स को ऑटोट्रॉप्स, और हार्बिवोर्स को दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर। और स्मॉल कार्निवोर्स को हम क्या बोल सकते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी। और लार्ज कार्निवोर्स को हम दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, टर्शियरी कंज्यूमर, ठीक है। तो देखिए ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। जो ऑटोट्रॉप्स होता है वही क्या होता है, प्रोड्यूसर। जो प्राइमरी कंज्यूमर होता है वही आपका हार्बिवोर्स होता है, और जो सेकेंडरी कंज्यूमर होता है उसी को हम स्मॉल कार्निवोर्स कहते हैं, और जो टर्शियरी कंज्यूमर होता है उसी को हम लार्ज कार्निवोर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये नेम याद रखिएगा, क्लियर। चलिए, तो यही बातें यहाँ कही गई है, देखिए आपकी बुक में भी। Each step level of the food chain forms a trophic level. The autotrophs or the producer are the first trophic level. Clear? उसके बाद आ जाएगा आपका the herbivores और the primary consumer, ये second trophic level में आ जाएगा आपका, ठीक है। And small carnivores या फिर सेकेंडरी कंज्यूमर क्या लेवल पे आ जाएगा, थर्ड लेवल पे आ जाएगा। और लार्ज कार्निवोर्स या फिर टर्शरी कंज्यूमर जिसे हम कहते हैं वो आपका फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे आ जाएगा, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो अभी तक हमने समझा कि फूड चेन क्या होता है, ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, फिर फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे कौन कौन से टाइप्स के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं हमने देखा, ठीक है। अब देखिए, अब हम देखते हैं कि कुछ एग्जाम्पल्स फूड चेन के, ठीक है। देखिए, तो आप देख सकते हो, आपके देखिए ये कुछ फॉरेस्ट के फूड चेन के एग्जाम्पल हैं। देखिए ग्रास को कौन खाता है, जिसको हम प्रोड्यूसर कहते हैं, डियर खा रहा है, तो ये हार्बिवोर्स होगा क्योंकि ये सिर्फ घास को ही खाएगा। फिर इससे जो खा रहा है कौन है, वो टाइगर्स, जिसे हम कार्निवोर्स कहते हैं, ठीक है। एक्वेटिक फूड चेन जो पानी में रहते हैं, तो देखो फाइटोप्लैंक्टन सबसे छोटा छोटा जो ऑर्गेनिज्म होता है, और इनको जो खाता है उन्हें क्या कहा जाता है, जू प्लैंक्टन। फिर देखो अब ये इन जू प्लैंक्टन को जो खाएगा वो स्मॉल फिश हो जाएगा, और फिर इस स्मॉल फिश को जो खाएगा वो लार्ज फिश हो। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ये आपका सेकंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल और फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। ये आपका ग्रासलैंड का फूड चेन एक और दिया हुआ है यहाँ पे, ये आपका ग्रासेस हो गया या प्लांट्स, उसको कौन खाएगा, ग्रास ऑफर खाएगा। फिर ग्रास ऑफर को कौन खाएगा, फ्रॉग खाएगा। फ्रॉग को कौन खाएगा, स्नेक खाएगा। और स्नेक को कौन खाएगा, हॉक खाएगा। एग्जाम में देखो आपको फूड चेन का एग्जाम्पल देने को बोला जाएगा, तो आपको इन तीनों को लर्न कर लीजिए अच्छे से। आपकी बुक में भी यही तीन का दिया हुआ है, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट और आपका पॉन्ड का। तो ये देखिए आगे क्या दिया है, ऑटोट्रोप्स पाए जाते हैं फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे, ठीक है। ऑटोट्रोप्स कहाँ पाए जाते हैं, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे पाए जाते हैं। तो इनका काम क्या होता है, ये लोग सनलाइट के एनर्जी को कैप्चर करते हैं, ठीक है, और फिर उसको कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी में। उसके बाद अब एनर्जी ऑटोट्रोप से हेटरोट्रोप में जाएगा, फिर हेटरोट्रोप से फिर डिकम्पोजर में चला जाएगा। एक बात याद रखिए, किसी भी फूड चेन का आप ले लो, ठीक है, स्टार्टिंग में हमेशा क्या होता है, प्रोड्यूसर होगा, और एंडिंग में, ठीक है, इसके लास्ट में क्या होगा, डिकम्पोजर्स होते हैं, ठीक है। चाहे ये फूड चेन ले लीजिए, चाहे ये ले लीजिए, ये लीजिए, एंड में क्या होगा, लास्ट में डिकम्पोजर होगा, ठीक है। जैसे कि देखो इसका स्टार्टिंग में प्लांट है और एंड में क्या है, टाइगर, तो टाइगर के बाद क्या आएगा, डिकम्पोजर। इस फूड चेन का भी अगर हम देखें, स्टार्टिंग में प्लांट है, प्रोड्यूसर है, और एंडिंग में क्या होगा, डिकम्पोजर्स। मतलब जब ये मर जाएंगे तो इनको कौन खाएंगे, डिकम्पोजर्स, ठीक है।
किसी भी फूड चेन का जो लास्ट में ऑर्गेनिज्म है वो जब मर जाएंगे तो उनको कौन खाएंगे? डिकम्पोजर खाएंगे। किसी भी फूड चेन का लास्ट लिंक कौन होगा? डिकम्पोजर्स होगा, ठीक है। और स्टार्टिंग क्या होगा? प्रोड्यूसर्स होगा। तो अब देखिए, जब एक लेवल से दूसरे लेवल पे एनर्जी पास ऑन होता है उस समय लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो जाता है। अब वो एनर्जी कैसे लॉस होता है, कितना होता है, वो अब हम समझेंगे। चलिए, तो इन पॉइंट्स को हम अच्छे से समझते हैं। ये आपका ट्रॉपिक लेवल का डायग्राम है, ठीक है। देखिए, सबसे नीचे आपका क्या है? प्रोड्यूसर है, ठीक है। तो किसी भी फूड चेन में प्रोड्यूसर का मतलब क्या है? जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उसी को हम प्रोड्यूसर कहते हैं किसी भी फूड चेन में। तो ये क्या करते हैं? ये प्रोड्यूसर क्या करते हैं? इनको एनर्जी कहाँ से मिलता है? तो ये लोग सनलाइट से एनर्जी लेते हैं और इनऑर्गेनिक मटेरियल को यूज़ करके ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाते हैं। देखिए क्या होता है, यहाँ से मान लो सनलाइट आया तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूसर लेवल में होते हैं वो क्या करते हैं? इन सनलाइट से एनर्जी को लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इनऑर्गेनिक सब्सटेंस एनवायरनमेंट से लेते हैं और उससे क्या प्रोड्यूस करते हैं? फूड प्रोड्यूस करते हैं। और इस फूड को फिर कौन कंज्यूम करता है? प्राइमरी कंज्यूमर खाता है इसको। फिर प्राइमरी कंज्यूमर को कौन खाता है? सेकेंडरी कंज्यूमर खाता है। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर को कौन खाता है? टर्शरी कंज्यूमर खाता है, ठीक है। तो प्रोड्यूसर्स का मेन काम क्या होता है? सनलाइट से एनर्जी लेना और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज़ करके ऑर्गेनिक सब्सटेंस का बनाना, ठीक है। ये काम होता है प्रोड्यूसर्स का। तो सनलाइट से जो भी एनर्जी आता है उसका सिर्फ 1% एनर्जी ही प्रोड्यूसर उसका यूज़ करता है, ये लोग कैप्चर करते हैं और इसको फूड में स्टोर कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए सन से कितना 1000 जूल एनर्जी आया, सिर्फ 1% ही वो एनर्जी सनलाइट का वो कैप्चर कर पाता है 1000 जूल से, ठीक है। तो इसका 1% कितना हो जाएगा? तो 1% का मतलब यहाँ से आप 2 ज़ीरो हटा दीजिए तो मतलब 10 जूल। तो मतलब 10 जूल एनर्जी ही कंज्यूमर को मिलेगा। आफ्टर डेट फिर इसका अब यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर से अब जो सेकेंडरी कंज्यूमर है उसके पास कितना जाएगा? 10% एनर्जी जाएगा उसका, ठीक है। इसके पास जितना एनर्जी है उसका 10% ही एनर्जी जाएगा उसके पास और बाकी जो बच गया ना 90% एनर्जी वो कहाँ चला जाता है? वो देखिए यहाँ गिवन है आपको, इसको समझिए। यहाँ से देखिए पहला पॉइंट में क्या गिवन है? द ग्रीन प्लांट्स इन ए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैप्चर अबाउट 1% ऑफ एनर्जी सनलाइट दैट फॉल ऑन देयर लीफ एंड कन्वर्ट इट इनटू फूड एनर्जी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कितना एनर्जी वो कैप्चर करता है सनलाइट से? ग्रीन प्लांट ओनली 1% एनर्जी को कैप्चर करता है जिसको हम प्रोड्यूसर कहते हैं, ठीक है। और फिर उसी को वो फूड के फॉर्म में बना के रख लेता है, ठीक है। फिर अब देखो व्हेन ग्रीन प्लांट्स आर ईटेन अप बाय प्राइमरी, अब इस प्रोड्यूसर को ग्रीन प्लांट्स को जब प्राइमरी कंज्यूमर खाएंगे, ठीक है, तो क्या होता है? ए ग्रेट डील ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट एज heat to the environment, some amount goes into the digestion and in doing work and rest goes towards the growth and reproduction। तो अब इसमें से क्या होता है, जब ये इसको खाते हैं ना प्राइमरी कंज्यूमर प्रोड्यूसर को, तो उनमें से ज़्यादातर तो एनर्जी उसका क्या होता है? एनवायरनमेंट में चला जाता है, ठीक है, एज ए हीट के फॉर्म में। और फिर आपका डाइजेशन में चला जाता है, वर्क डन करने में एनर्जी आपका चला जाता है, रिप्रोडक्शन में एनर्जी चला, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन में एनर्जी चला जाता है। ओवरऑल सिर्फ 10% एनर्जी अब इस प्राइमरी कंज्यूमर के पास अवेलेबल होता है दूसरे ट्रॉपिक लेवल को देने के लिए। समझे आप बात को? तो क्या प्राइमरी कंज्यूमर को पूरा का पूरा जो 10 जूल एनर्जी है था वो क्या इनको मिल जाएगा? नहीं मिलेगा ना। एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं। देखिए सबसे पहले सनलाइट से एनर्जी फॉल हुआ, ठीक है। कितना एनर्जी फॉल हुआ इसके पास? 10,000 जूल फॉल हुआ, ठीक है। बट प्रोड्यूसर ने सिर्फ इसका 1% एनर्जी को कैप्चर किया, ठीक है। तो इसका 1% कितना हो जाएगा? 2 ज़ीरो हटा दीजिए, 100 जूल बचेगा, ठीक है। अब इस प्रोड्यूसर को जब प्राइमरी कंज्यूमर खाएगा तो उसको बस कितना? 10% एनर्जी ही मिलेगा, ठीक है। तो इसका 10% आप निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा? देखिए 10% निकालने का मतलब 1 ज़ीरो हटा दीजिए 100 से, तो कितना बचेगा? 10 जूल बचेगा, ठीक है। तो प्राइमरी कंज्यूमर को बस 10 जूल ही मिलेगा।
ठीक है। बाकी जो 90% 90 जूल वेस्ट हो जाएंगे एज ए हीट, डाइजेशन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन में, इन सब चीज़ में ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है। सिमिलरली उसी तरीके से जब ये सेकेंडरी कंज्यूमर इस प्राइमरी कंज्यूमर को खाएंगे तो यहाँ भी सिर्फ 10% एनर्जी पास ऑन होगा। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर में। तो 10 जूल का 10% कितना हो जाएगा, एक जीरो हटा दीजिए, 1 जूल हो जाएगा ना, तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसका 10 जूल हो जाएगा आपका। फिर 10 जूल का 10% इसमें पास होगा तो 1 जूल हो जाएगा, और 1 जूल का आप 10% पास करोगे तो टर्शरी कंज्यूमर के पास कितना होगा। इसका तो अब देखो एक जीरो नहीं है, तो आप क्या करोगे, डेसिमल को आप यहाँ लेके आ जाओगे, इधर ले आ जाओ, 0.1 जूल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ आया। प्रोड्यूसर लेवल से जैसे जैसे हम ऊपर के लेवल में जा रहे हैं, हायर ऑर्गेनिज्म के लेवल में, तो एनर्जी क्या हो रहा है, आपका एनर्जी का लेवल कम होते जा रहा है। ठीक है, मान लीजिए प्रोड्यूसर के पास अभी हमने देखा था कितना था टोटल एनर्जी इसने कैप्चर किया था, तो 100 जूल एनर्जी था इसके पास। ठीक है, तो 100 जूल से 10% प्राइमरी कंज्यूमर में पास हुआ तो कितना बचा इसका 10%, एक जीरो हटा देंगे तो 10 जूल निकल जाएगा। ठीक है, और फिर इससे जब हम पास करेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर में तो इसका 10% फिर कितना होगा, तो एक जीरो हटा देंगे तो कितना होगा, 1 जूल हो जाएगा। और जब 1 जूल का फिर 10% टर्शरी कंज्यूमर में पास ऑन होके जाएगा तो इसका 10% क्या करेंगे हम, डेसिमल एक प्लेस इधर आ जाएगा, मतलब 0.1 जूल हो जाएगा। तो हमने देखा कि सबसे कम एनर्जी किसको मिलेगा, सबसे ऊपर वाले को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए, therefore 10% can be taken as the average value for the amount of organic matter that is present at each step and reaches the next level of consumer। मतलब हम क्या देख रहे हैं, हम कह सकते हैं कि सिर्फ 10% अमाउंट ऑफ एनर्जी ही अवेलेबल होता है, हर एक ट्रॉपिक लेवल से पास ऑन होकर नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में जाता है। क्लियर, तो इसी को हम क्या कहते हैं, 10% लो कहते हैं। ठीक है, तो 10% लो को आप कैसे लिखोगे, एग्जाम में ये आता है, डायरेक्टली पूछा जाता है एग्जाम में, व्हाट इज 10% लो। 10% लो में आप लिख लीजिएगा, अकॉर्डिंग टू 10% लो ओनली 10% ऑफ द एनर्जी एंटरिंग ए पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म इज अवेलेबल फॉर ट्रांसफर टू द नेक्स्ट हायर ट्रॉपिक लेवल। ये आपका हो जाएगा 10% लो का डेफिनेशन। या फिर आप सिंपली इसको ऐसे भी लिख सकते हो, द एनर्जी अवेलेबल एट ईच सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल इज 10% ऑफ द प्रीवियस लेवल। ठीक है, हर इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, इसका हमेशा एग्जाम में पूछा गया 10% लो को लिखने के लिए बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए 10% लो पे, इस पे ना एक दो न्यूमेरिकल्स भी पूछा गया है, ये 10% लो पे आपको निकालने के लिए दिया जाता है। तो ये क्वेश्चंस देख लीजिए, आपके प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं ये क्वेश्चंस। देखिए, इन द फॉलोइंग फूड चेन 5 जूल ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल टू मैन, हाउ मच एनर्जी वाज अवेलेबल एट द प्रोड्यूसर लेवल। तो आपको बताने प्रोड्यूसर लेवल पे कितनी एनर्जी है, मतलब हमें उल्टा आना है। ठीक है, यहाँ पे देखो हमें 5 जूल ऑफ एनर्जी अवेलेबल है मैन का, मतलब सबसे टॉप लेवल दिया, और आपके पास ये फूड चेन गिवन है, प्लांट, और प्लांट को कौन खा रहा है, शीप, और शीप को कौन खा रहा है, मैन। ठीक है, तो बात को समझिए पहले। तो हमारे पास इसके पास मैन के पास एनर्जी कितना ये गिवन है, 5 जूल है, तो हमें पीछे आना है, हमें बताना है प्रोड्यूसर लेवल पे कितना एनर्जी था, ये बताना है। तो आप जब भी बैक आइएगा ना, तो जैसे कि हम 10% निकाल रहे थे ऊपर, तो हम एक एक ज़ीरो कट कर रहे थे, तो अगर हमें बैक आना होगा तो एक एक ज़ीरो ऐड कर दीजिए। अब देखिए, इसका 5 जूल है, तो इसका अगर हम शीप में आएंगे तो 5 में एक ज़ीरो लगा दीजिए, कितना हो जाएगा, 50 जूल हो जाएगा। फिर और पीछे आएंगे प्रोड्यूसर में, तो और एक ज़ीरो लगा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 500 जूल हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 500 जूल हो जाएगा प्रोड्यूसर का। क्लियर है। और एक कुछ न्यूमेरिकल्स हम देख लेते हैं जो आपके इसी के ऊपर क्वेश्चंस आया गया एग्जाम में आपके। देखिए, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल टू लायन इन द फॉलोइंग फूड चेन इफ प्लांट हैव 20,000 जूल ऑफ एनर्जी अवेलेबल फ्रॉम द सन। तो आपके पास ये फूड चेन गिवन है, प्लांट है, प्लांट से कौन खाया, प्लांट को डियर खाया, और डियर को कौन खाया, लायन खाया। और हमारे पास बोला गया क्वेश्चन में कि कितना एनर्जी सनलाइट से इसको मिला, फूड चेन को, प्लांट को, प्लांट के ऊपर कितना गिरा, 20,000 जूल एनर्जी प्लांट्स पे आया। ठीक है, सनलाइट से मिला। तो हमें पता है प्लांट तो इसका कितना लेगा, सिर्फ 1% ही लेगा। तो 1% मतलब प्लांट के पास कितना आएगा, 2 ज़ीरो हटा दीजिए तो कितना बचेगा, 200 जूल बचेगा। ठीक है, अब देखो 200 जूल से डियर के पास जाना है, तो
हर एक ट्रॉपिक लेवल के लिए कितना परसेंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल होता है? 10%। तो इसका 10% आप बताइए कितना होगा? हमने क्या बोला था, एक ज़ीरो हटा दीजिए तो कितना बचेगा डियर के लिए? 20 जूल बचेगा। अब 20 जूल से फिर 10% अवेलेबल होगा लायन के लिए, तो 20 जूल से एक ज़ीरो हटा दीजिए तो कितना इसके लिए अवेलेबल होगा? 2 जूल होगा। क्लियर है? तो इस तरह आपको परसेंटेज 10% का लो के ऊपर न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है। आप इसको अच्छे से समझिए। अगर हम बैक आएंगे तो एक एक ज़ीरो ऐड करेंगे, अगर हम आगे जा रहे हैं तो एक एक ज़ीरो घटा देंगे। ठीक है, बस ये ध्यान रखिएगा, जब प्लांट सनलाइट का एनर्जी दिया हुआ तब उसका हमें सिर्फ याद रखना है, प्रोड्यूसर हमेशा 1% ही कैप्चर करता है। तो इसका जितना टोटल एनर्जी सनलाइट से मिलेगा उसका 1% निकालने के लिए हम 2 ज़ीरो हटा देंगे, ये ध्यान रखिए। उसके बाद हर एक ट्रॉपिक लेवल के लिए 10% के लिए 1 ज़ीरो हम हटाते जाएंगे और हमें उसका एनर्जी मिलते जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपको बातें समझ आ गई। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या गिवन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारे पॉइंट को अच्छे से समझिए। नेक्स्ट देखिए क्या गिवन है, सिंस सो लिटिल एनर्जी इज अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर, फूड चेन जनरली कंसिस्ट ऑफ ओनली 3 और 4 स्टेप। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, हमने अभी ऊपर देखा था कि टर्शियरी कंज्यूमर को 0.1 एनर्जी, इसके पास कितना एनर्जी मिल रहा था? 0.1 जूल एनर्जी था। ठीक है, जो कि सबसे कम था। क्योंकि हायर लेवल पे जो ऑर्गेनिज्म है उसको काफ़ी कम एनर्जी मिलता है, इसलिए जो फूड चेन होता है ना वो 2, 3 या 4 ट्रॉपिक लेवल का होता है। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा। आपको याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा। देखिए इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, हमने अभी देखा था टर्शियरी कंज्यूमर में कितना एनर्जी अवेलेबल था? 0.1 जूल एनर्जी था। मान लीजिए इसके ऊपर भी कोई है, एक और ट्रॉपिक लेवल है मान लीजिए, तो उससे अब इसका 10% पास ऑन होगा इसमें, है कि नहीं? तो 0.1 का 10% क्या होगा? ये पॉइंट और इधर आ जाएगा, तो इसके पास कितना एनर्जी अवेलेबल होगा? 0.01 जूल। तो देख रहे हो आप, ये तो बहुत ही कम हो जाएगा। तो इतनी कम एनर्जी तो लाइक सफिशिएंट नहीं होगा किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसके लाइफ को मेंटेन करके रखने के लिए, राइट? इसीलिए जनरली जो फूड चेन होता है वो कितने ट्रॉपिक लेवल का होता है? 3 या 4, उससे ज़्यादा नहीं होगा। और इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं। क्वेश्चन ये बन जाएगा कि फूड चेन में 3 या 4 ट्रॉपिक लेवल क्यों होते हैं? तो अभी हमने देखा कि जब भी एनर्जी पास ऑन होता है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में, तो उसका सिर्फ 10% ही अवेलेबल होता है नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल के लिए, क्योंकि 90% एनर्जी तो इन्वायरमेंट एज ए हीट, डाइजेशन, वर्क डन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन में लॉस हो जाता है। तो 10% जो एनर्जी अवेलेबल होता है वो काफ़ी कम होता है नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में जब पास होके जाता है, एंड इस वजह से बहुत ही कम एनर्जी लेवल अवेलेबल होता है 4th ट्रॉपिक लेवल तक। ठीक है, तो इसी वजह से क्या होता है, 3 या 4 ही ट्रॉपिक लेवल हो सकते हैं, इससे ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल नहीं बन सकते हैं। क्लियर है? आपको समझ आ गया होगा बात। तो यहाँ से जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको इसी को बना के लिखना है अच्छे से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट्स देखते हैं। There are generally a greater number of individual at the lower tropic level of an ecosystem. The greater number is of the producer. तो देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, देखिए ये जो आप एक ट्रॉपिक लेवल देख रहे हो, ये आपका एक ट्रॉपिक लेवल का डायग्राम है। ठीक है, ये अगर आप सोचोगे ये ट्रायंगल है, इसको कोई पिरामिड्स भी कहते हैं, है कि नहीं पिरामिड्स? तो एक्चुअल में ये स्ट्रक्चर ऐसा क्यों बनता है? क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर है या आप ट्रायंगल कह लो, ऐसा क्यों है? रीज़न ये है कि देखिए प्रोड्यूसर का लेवल ना सबसे ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? बिकॉज सबसे ज़्यादा एनर्जी का भी लेवल यहीं पे सबसे ज़्यादा था ना, तो इसीलिए इसमें जो ऑर्गेनिज्म मिलेंगे प्रोड्यूसर लेवल में वो भी सबसे ज़्यादा होता है। और जैसे जैसे हम ऊपर ट्रॉपिक लेवल में जाते हैं, हायर लेवल में, तो वैसे वैसे एनर्जी का लेवल कम देखा हमने, काफ़ी कम होते जाता है एनर्जी का लेवल भी। इस वजह से हायर ऑर्गेनिज्म भी क्या होते हैं, ऊपर जैसे जैसे हम जाते हैं कम होते जाते हैं। ठीक है, तो प्रोड्यूसर का लेवल इसलिए सबसे ज़्यादा होता है, फिर उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर थोड़ा कम हो जाता है, सेकेंडरी और कम, और टर्शियरी तो सबसे कम हो जाता है, क्योंकि एनर्जी का लेवल भी सबसे कम होता है ऊपर, इसीलिए। और इसके बाद तो एनर्जी का लेवल इतना कम होता है कि कोई भी लाइफ मेंटेन नहीं हो पाते इतनी कम है, इसलिए इसके ऊपर और ट्रॉपिक लेवल नहीं होते। क्लियर है? तो ये पॉइंट्स, यही चीज़ यहाँ कही गई है कि देयर आर जनरली ए ग्रेटर नंबर ऑफ इंडिविजुअल एट लोअर ट्रॉपिक लेवल। देख रहे हो, प्रोड्यूसर सबसे ज़्यादा होता है
किसी भी इकोसिस्टम को आप ले लो, चाहे वो आपका वो एक्वेटिक इकोसिस्टम है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, एनी इकोसिस्टम, हमेशा प्रोड्यूसर का लेवल हमेशा ज़्यादा होगा, इसीलिए सबसे ज़्यादा नीचे बेस सबसे ज़्यादा हो जाता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट देखिए क्या गिवन है। ईच ऑर्गेनिज्म इज जनरली ईटन बाय 2 और मोर काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म विच इन टर्न्स आर ईटन बाय सेवरल अदर ऑर्गेनिज्म। तो देखिए इसमें क्या बोला गया है, ये जो अभी हमने फूड चेन देखा था, इसमें क्या देखा था हमने, ये प्लांट को डियर खा रहा है, डियर को टाइगर खा रहा है। तो ऐसा नहीं है, देखो ऐसे फूड चेन हम बना रहे हैं ना, फूड चेन में ऐसा दिखा रहे हैं, बट क्या डियर को सिर्फ टाइगर ही खाता है? नहीं ना, इस डियर को चीता भी खा सकता है, इस डियर को और कोई खा सकता है कि नहीं? या फिर देखो यहाँ से ये ग्रास है, ग्रास ऑफर खाया, अब ये ग्रास ऑफर को कोई और ये फिश भी खा सकता है, इस ग्रास ऑफर को ये फ्रॉग भी खा सकता है, समझ रहे हो? तो रियल में ऐसा नहीं है कि फूड चेन में हम अगर एक ऑर्गेनिज्म को ये खा रहा है तो फ्रॉग ही सिर्फ खाता है, नहीं, रियल में ऐसा नहीं होता, इस ग्रासहोपर को कोई अलग भी खा सकता है, ठीक है? तो यही बात यहाँ कही गई है, देखो कि ईच ऑर्गेनिज्म इज जनरली ईटन बाय 2 और मोर काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म जनरल में एक से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म खाते हैं, ठीक है? सो इसीलिए एक स्ट्रेट लाइन, जिस तरह फूड चेन में हमने देखा है कि स्ट्रेट लाइन बनता हुआ, ऐसा नहीं दिखा के हम एक रिलेशनशिप दिखाएंगे, सीरीज ऑफ ब्रांचिंग लाइंस, एक फूड का बहुत सारे लाइंस रिलेशनशिप दिखाएंगे दूसरे एनिमल्स के साथ, एंड उस रिलेशन सीरीज ऑफ ब्रांचिंग लाइंस को हम क्या कहेंगे? फूड वेब कहते हैं, ठीक है? तो फूड चेन क्या है? स्ट्रेट लाइन दिखाता है, हम जब एक ऑर्गेनिज्म को अनदर ऑर्गेनिज्म खा रहा है वो हमारा फूड चेन है। फूड वेब में क्या है? एक ही ऑर्गेनिज्म के एक से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म जब खाए, उस रिलेशनशिप को हम क्या कहेंगे? फूड वेब कहेंगे, ठीक है? तो देखिए इसको एग्जाम्पल से समझिए, ये आपका एक डायग्राम दिया हुआ है ना, ये देखिए यहाँ पे आप देख रहे हो, ये घास को ये चूहा खाया, ठीक है? और इसको कौन खाया? स्नेक खाया, ठीक है? फिर इस स्नेक को ये भी खा रहा है, आप देख रहे हो, फिर इस स्नेक को ये केट भी खा रहा है, बात समझ आ रही? तो आप देख रहे हो ये एक ही ऑर्गेनिज्म को 3 डिफरेंट ब्रांच इंटरकनेक्टेड फूड चेन हमें दिखाई दिया ना, है कि नहीं? आप देख लो, इसको फिर ये ग्रास को ये खा रहा है, इसको ये खा रहा है, ये निकल रहा है, फिर इसी को ये खा रहा है, फिर इसको ये खाया, ठीक है? फिर यहाँ से ये इसको खाया, तो लिंक आप देखो, एक ही चीज़ को एक से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म, इंटरकनेक्टेड फूड चेन जो हम देख रहे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? फूड वेब कहते हैं, ओके? सो फूड वेब और फूड चेन का डिफरेंस बिटवीन आपको याद रखना है, एग्जाम में आते हैं फूड वेब क्या है। तो फूड वेब का आप डेफिनेशन क्या लिख लोगे? द नेटवर्क ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ फूड चेन एग्जिस्टिंग इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड ए फूड वेब। ये आपका फूड वेब का डेफिनेशन हो जाएगा, ठीक है? अब हम समझेंगे फ्लो ऑफ एनर्जी, ठीक है? देखिए फ्लो ऑफ एनर्जी क्या है, ये आपका डायग्राम है फ्लो ऑफ एनर्जी का, देखिए डायग्राम शोइंग फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। तो किसी भी इकोसिस्टम का फ्लो ऑफ एनर्जी इसी वे में होता है, पहले सनलाइट होता है, सनलाइट से क्या होगा? प्रोड्यूसर कैप्चर करेगा उसको, प्रोड्यूसर को कौन खाएगा? हार्बीवोर्स, हार्बीवोर्स को कार्निवोर्स, और कार्निवोर्स को जो खाएगा टॉप कार्निवोर्स होता है, ठीक है? देखो कभी भी जो एनर्जी का फ्लो होता है वो हमेशा सनलाइट से प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से हार्बीवोर्स, हार्बीवोर्स से कार्निवोर्स, कार्निवोर्स से टॉप कार्निवोर्स में ही जाएगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि प्रोड्यूसर को सनलाइट खाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता है, आपको पता ही है, प्रोड्यूसर से सनलाइट को थोड़ी कुछ हम दे सकते हैं, ठीक है? ना ही हार्बीवोर्स अपना कुछ प्रोड्यूसर को देगा, ठीक है? ग्रीन प्लांट्स हार्बीवोर्स को नहीं लेंगे ना, समझ रहे हो बात को? बैक एनर्जी कभी फ्लो नहीं होता, एनर्जी हमेशा क्या होता है? यूनी डायरेक्शनल फ्लो होता है। देखो सनलाइट से प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से हार्बीवोर्स में जाएगा, हार्बीवोर्स से कार्निवोर्स, कार्निवोर्स से टॉप कार्निवोर्स, पीछे की तरफ ये कभी फ्लो होके नहीं आएगा। इसीलिए क्या बोला जाता है कि एनर्जी जो फ्लो होता है वो किस डायरेक्शन में होता है? यूनी डायरेक्शन। यूनी डायरेक्शन मतलब एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा, कभी भी बैक की तरफ वो फ्लो होके नहीं आएगा, ठीक है? और एक बात, दूसरी बात इसमें क्या है, देखो जो एनर्जी अवेलेबल होता है वो इससे जो पास होके जाता है हायर ट्रॉपिक लेवल पे, वो हमेशा क्या होता है? प्रोग्रेसिवली घटते जाता है, कम होते जाता है, जैसे जैसे हायर लेवल पे हम पहुंचते हैं एनर्जी का लेवल हमेशा क्या होगा? कम होते जाएगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे एनर्जी हमेशा क्या होगा? एनर्जी का लेवल कम होते जाएगा,
ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखनी है आपको, यही चीज़ यहाँ लिखी गई है। ये देखिए, फ्रॉम द एनर्जी फ्लो डायग्राम टू थिंग्स बिकम क्लियर, दो चीज़ आपको समझ आता है। फर्स्टली द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल, हमेशा एनर्जी कैसा होगा, यूनिडायरेक्शनल होगा। द एनर्जी दैट इज कैप्चर्ड बाय द ऑटोट्रॉप डज नॉट रिवर्ट बैक टू द सोलर इनपुट एंड द एनर्जी विच पासेस टू द हर्बीवोर्स डज नॉट कम बैक टू ऑटोट्रॉप्स, इजंट इट। अभी हमने देखा ना कि जब एनर्जी सनलाइट जो इसको दे दिया प्रोड्यूसर को, क्या ये प्रोड्यूसर से सनलाइट फिर लेगा एनर्जी, नहीं लेता है। उस तरह हर्बीवोर्स जब प्रोड्यूसर को ले लिया, ऑटोट्रॉप्स मतलब प्लांट को खा लिया जो भी हर्बीवोर्स, तो वापस से ये हर्बीवोर्स से क्या ये प्लांट्स लेता है, नहीं लेता है। तो वही बोल रहा है कि एनर्जी हमेशा एक लेवल से दूसरे लेवल में पास ऑन होगा, बैक नहीं आएगा कभी भी, ठीक है, यही चीज़ यहाँ लिखी गई। प्रोग्रेसिवली थ्रू द वेरियस टॉपिक लेवल इट इज़ नो लॉन्गर अवेलेबल टू द प्रीवियस लेवल, तो क्योंकि एनर्जी हमेशा आगे की तरफ बढ़ते जा रहा है ना, ठीक है। अब देखिए सेकेंडली, सेकेंड बात ही क्या कही गई, द एनर्जी अवेलेबल एट ईच टॉपिक लेवल गेट डिमिनाइज प्रोग्रेसिवली ड्यू टू लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच लेवल। दूसरी बात क्या कही गई है कि जो एनर्जी अवेलेबल होते हैं हर टॉपिक लेवल के लिए, वो जैसे जैसे ऊपर जैसे हम जाते हैं एनर्जी का लेवल क्या होता है, प्रोग्रेसिवली घटते जाता है, ठीक है, लॉस होते जाता है हर एक टॉपिक लेवल में, ठीक है। तो ये दो बात ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। देखिए यहाँ से क्वेश्चंस क्या आते हैं, तो फूड चेन एंड फूड वेब का डिफरेंस बिटवीन आप तैयार कर लीजिएगा। सो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। फूड चेन क्या होता है, देखिए ए सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट शो इंटरडिपेंडेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड इज कॉल्ड फूड चेन, या फिर जो मैंने पहले आपको इसकी डेफिनेशन बताई आप वो लिख लीजिएगा इसकी जगह, ठीक है। एंड फूड वेब क्या होता है, नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड फूड वेब, राइट। सेकेंड, it shows a single path of transfer of food from producer to ultimate consumer. yes, food chain में क्या देखा था हमने, एक सिंगल स्ट्रीट पाथ दिखता है हमें, कनेक्शन दिखता है ना, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाएगा, फिर दूसरे को तीसरा खाएगा, ठीक है, तो स्ट्रीट एक पाथ दिखता है। लेकिन फूड वेब में हमने क्या देखा था, इसमें एक ही ऑर्गेनिज्म को बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म खा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका इट शोज द नंबर ऑफ पाथ ऑफ ट्रांसफर ऑफ फूड फ्रॉम प्रोड्यूसर टू अल्टीमेट कंज्यूमर, नंबर ऑफ पाथ इसमें दिखाई देगा, सिंगल पाथ नहीं होगा, इसमें सिंगल पाथ होगा, बस ये डिफरेंस है, ठीक है। इसमें पोजीशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज फिक्स्ड, और इसमें जो ऑर्गेनिज्म का पोजीशन होगा टॉपिक लेवल पे वो फिक्स्ड रहेगा, ठीक है। जैसे कि घास को डियर खाएगा तो डियर हमेशा सेकेंड पोजीशन में ही रहेगा, ठीक है, सेकेंड टॉपिक लेवल पे। बट इसमें क्या है, पोजीशन चेंज हो सकती है ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ ऑर्गेनिज्म में चेंज, ये तीन डिफरेंस आप तैयार कर लीजिएगा फूड चेन एंड फूड वेब का। चलिए अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस इस टॉपिक से क्या पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पे 10% लो को तैयार करना है। 10% लो क्या है ये पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, तो इसका डेफिनेशन आप लर्न कर लीजिएगा। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है इस पोर्शन से कि व्हाट विल हैपन इफ़ वी किल ऑल द ऑर्गेनिज्म इन वन ट्रॉपिक लेवल। मतलब क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है क्या होगा, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है 4 ट्रॉपिक लेवल है, ठीक है, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। तो क्या होगा अगर हम किसी एक ट्रॉपिक लेवल का पूरी ऑर्गेनिज्म को ख़त्म कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हम ऐसा हो कि प्राइमरी कंज्यूमर है ये पूरा ख़त्म हो गया है, तो क्या होगा, तो वी नो दैट, देखो प्रोड्यूसर बढ़ जाएगा, अब इसको क्योंकि इसको जो खाता है वो ख़त्म हो गया, तो अब इसका अमाउंट क्या होगा, बढ़ने लग जाएगा, ठीक है, तो प्रोड्यूसर इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद अब सेकेंडरी कंज्यूमर जिसे खाता था वो तो ख़त्म हो गया, तो इसका अमाउंट क्या होगा, घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये इसका फूड नहीं होगा तो ये बच पाएगा, नहीं बच पाएगा, ये मरने लग जाएगा, ठीक है, तो इसका लेवल क्या होगा, घट जाएगा। सेकेंडरी कंज्यूमर वाले जो ऑर्गेनिज्म होंगे ये सब क्या होंगे, घट जाएंगे, क्योंकि इनका खाना ख़त्म हो जाएगा, और इनका खाना नहीं रहेगा तो एक टाइम बाद ये मर जाएंगे, ठीक है। तो आप क्या देखोगे कि इसका अमाउंट बढ़ने लग गया और इसका अमाउंट घटने लग गया सेकेंडरी कंज्यूमर। इस वजह से पूरे इकोसिस्टम का जो बैलेंस होगा क्या होगा, बिगड़ जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा पूरी इकोसिस्टम का। तो ये पॉइंट्स को याद रखिएगा कि इफ़ यू किल द ऑर्गेनिज्म इन वन ट्रॉपिक लेवल द ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी टू द नेक्स्ट विल स्टॉप। इसका जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा था वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। और इसके साथ साथ क्या होगा, ओवर पॉपुलेशन इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू प्रीवियस ट्रॉपिक लेवल का पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, ठीक है, एंड और कंसिक्वेंटली क्या होगा, इस वजह से और इसके नेक्स्ट वाले का पॉपुलेशन घट जाएगा।
एंड इस वजह से पूरे इकोसिस्टम में इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, राइट। तो ये एग्जाम में आता है, आप ध्यान रखिएगा क्या होता है अगर किसी एक ट्रॉपिक लेवल का हम ऑर्गेनिज्म को रिमूव कर दें या मर जाए वो पूरी, तो आपको क्या लिखना है उसमें। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ से इस पोर्शन से क्वेश्चन क्या बनता है आपका, द फ्लो ऑफ एनर्जी इन फूड चेन इज यूनिडायरेक्शनल, व्हाई। ये क्वेश्चन बहुत बार आए हैं आपके एग्जाम में, इसको तो अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा कि जो एनर्जी का फ्लो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, क्यों होता है, आपको ये रीज़न बताने हैं। तो अभी हमने देखा था किसी भी फूड चेन में जो एनर्जी फ्लो होता है वो कौन सा लो को फॉलो करता है, 10% लो को फॉलो करता है, राइट। तो हमने क्या देखा था कि सनलाइट से एनर्जी प्रोड्यूसर लेता है, फिर प्रोड्यूसर से एनर्जी हार्बीवोर्स लेता है, हार्बीवोर्स से कार्निवोर्स, कार्निवोर्स से टॉप कार्निवोर्स क्यों लेता है, मतलब सनलाइट का यूज़ करके प्रोड्यूसर मतलब ग्रीन प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। फिर ग्रीन प्लांट्स को जो खाते हैं हार्बीवोर्स, वो इससे एनर्जी ले लेते हैं, खाते हैं जब इसको। ठीक है, फिर हार्बीवोर्स को जो खाते हैं वो हार्बीवोर्स से एनर्जी लेते हैं, और कार्निवोर्स को जो खाते हैं वो कार्निवोर्स से टॉप कार्निवोर्स में एनर्जी ट्रांसफ़र होता है। लेकिन क्या प्रोड्यूसर को सनलाइट खा सकता है क्या, नहीं ना। या फिर प्रोड्यूसर हार्बीवोर्स को खा सकता है क्या, नहीं ना, राइट। तो इसीलिए एनर्जी कभी भी क्या होगा, सनलाइट से प्रोड्यूसर से हार्बीवोर से कार्निवोर की तरफ जाएगा, ना कि उल्टी तरफ। तो इसलिए डायरेक्शन हमेशा क्या होगा एनर्जी का फ्लो का, यूनी डायरेक्शनल। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में होगा, वो बैकवर्ड कभी नहीं मूव होगा। तो इन बातों को आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देना है। यहाँ अभी मैंने बताया, आपको समझा दिया है क्यों ऐसा होता है, तो इस चीज़ को आप लिख दीजिएगा। ठीक है, द एनर्जी दैट इज कैप्चर बाय द ऑटोट्रॉफ डज नॉट रिवर्ट बैक टू द सोलर इनपुट एंड द एनर्जी विच पासेस द हार्बीवोर्स। यहाँ से लेके आप यहाँ तक पूरी एक्सप्लेन कर दीजिएगा। चलिए अब हम समझेंगे एक नया कॉन्सेप्ट है, फेनोमेना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी आपके। ठीक है, तो चलिए इसको अच्छे से समझते हैं पहले। तो क्या होता है, देखिए हम लोग अनजाने में ही कई सारे हार्मफुल केमिकल्स, जिसमें से एक हार्मफुल केमिकल्स का नाम है DDT। ठीक है, DDT इसका फुल फॉर्म है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ये एक नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब जो कभी गलेगा नहीं। ठीक है, नेचर में ऐसे ही हमेशा रहेगा। ये हार्मफुल केमिकल्स हमारे बॉडी में कैसे अनजाने में ही एंटर कर जाते हैं, थ्रू फूड चेन। तो चलिए इसको हम समझते हैं। तो आपने ऑलरेडी पिछली क्लास में पढ़ा होगा कि कैसे वाटर पोल्यूट होता है। इसका एक रीज़न है पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स जो हम यूज़ करते हैं अपने क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम डिजीजेज एंड पेस्ट्स। दिस केमिकल्स आर आइदर वॉश डाउन इनटू द सॉइल और इनटू द वाटर बॉडीज। तो यही पेस्टिसाइड्स केमिकल्स जब बारिश होता है तो बह के मिट्टी के अंदर चला जाता है या फिर वाटर बॉडीज़ के अंदर चला जाता है। तो अगर ये पेस्टिसाइड्स मिट्टी के अंदर जाता है तो क्या होता है, प्लांट जब मिट्टी से वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं तब ये केमिकल्स भी उसके साथ साथ एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इस तरह से ये हार्मफुल केमिकल्स लाइक DDT प्लांट्स में एंटर कर जाते हैं। ठीक है, और प्लांट्स में एंटर कर गए मतलब ये फूड चेन में एंटर कर गए। फिर उस प्लांट्स को जो खाएंगे मतलब प्राइमरी कंज्यूमर में चला जाएगा, फिर उस प्राइमरी कंज्यूमर को जो खाएंगे मतलब सेकेंडरी कंज्यूमर में जाएगा, और फिर टर्सरी कंज्यूमर में पास ऑन हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए जब ये केमिकल्स वाटर बॉडीज में एंटर करेंगे ना तो क्या होगा, जितने भी एक्वेटिक प्लांट है जैसे कि फाइटोप्लैंक्टन, ये उसको कंज्यूम कर लेगा। फिर उससे एक्वेटिक प्लांट को जो एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिशेस में चले जाएंगे, फिर उस फिशेस को हम ह्यूमन कंज्यूम करेंगे तो हमारे अंदर आ जाएंगे। तो ये तो हो गया एक तरीका कि कैसे ये केमिकल्स फूड चेन में एंटर करते हैं। ठीक है, एज दिस केमिकल्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो ये केमिकल्स कैसे हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। ठीक है, और दिस गेट एक्यूमुलेटेड प्रोग्रेसिवली एट ईच ट्रॉपिक लेवल। बढ़ते हुए दर से ये बढ़ते जा रहे हैं हर एक ट्रॉपिक लेवल पे। ठीक है, जमा होने लगते हैं हर ट्रॉपिक लेवल पे। तो सबसे ज़्यादा केमिकल्स ह्यूमन बीइंग में आता है। As human being occupy the top level in any food chain, the maximum concentration of these chemicals get accumulated in our bodies। क्योंकि किसी भी ट्रॉपिक लेवल में सबसे टॉप में कौन आता है, ह्यूमन बीइंग आता है।
ठीक है, और ये हर किसी को खा सकता है ह्यूमन बींग ना, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा जो ये केमिकल्स किस में जमा होता है, ह्यूमन बींग्स में होगा। तो इस बात को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए, तो अभी हमने समझा कैसे किसी भी प्लांट में केमिकल्स या पेस्टिसाइड्स एंटर करता है, ये भी हमने समझा। तो देखिए, अब इस प्लांट को ये कौन खाएगा, ये ग्रासहोपर खाएगा। तो ये पेस्टिसाइड्स, ये केमिकल्स, डीडीटी, ये किस में एंटर करेगा, ग्रासहोपर में एंटर करेगा। फिर इस ग्रासहोपर को कौन खाएगा, ये फ्रॉग खाएगा। तो देखिए, ये फ्रॉग क्या एक ही ग्रासहोपर खाएगा, नहीं ना, वो उसको एक ग्रासहोपर से तो पेट नहीं भरेगा, तो वो क्या करेगा, 2-3 ग्रासहोपर खा लेगा। ठीक है, तो अब देखो इसके कंपेयर में फ्रॉग में पेस्टिसाइड जो डीडीटी है वो ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, अब एक इस फ्रॉग को कौन खाएगा, स्नेक खाएगा। तो स्नेक भी एक फ्रॉग तो नहीं खाएगा, वो 2-3-4-5 कितने भी खाएगा, बट एक तो नहीं खाएगा, एक से ज़्यादा ही खाएगा। ठीक है, और फिर स्नेक को कौन खाएगा, ये ईगल खा लेगा। तो ईगल भी एक स्नेक तो नहीं खाएगा, 2-3 स्नेक खाएगा। ठीक है, तो सबसे टॉप लेवल में जो ऑर्गेनिज्म होता है उसके अंदर सबसे ज़्यादा हमें केमिकल्स मिलेगा, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिज्म को खाएगा। ठीक है, इसलिए सबसे ज़्यादा डीडीटी ऐसे केमिकल्स किसके अंदर पाएंगे, हम टॉप लेवल वाले ऑर्गेनिज्म में पाएंगे। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं। ठीक है, जिसमें क्या कहा गया है कि जो टॉप लेवल ऑर्गेनिज्म होगा ना, उसमें सबसे ज़्यादा केमिकल्स का प्रेजेंट। देखिए, यही बात यहाँ कही गई है आपके इस बुक में, एज दिस केमिकल्स आर नॉट डिग्रेडेबल। ठीक है, दिस गेट एक्यूमुलेटेड प्रोग्रेसिवली एट ईच ट्रॉपिक लेवल एंड एज ह्यूमन बींग्स ऑक्यूपाई द टॉप लेवल इन एनी फूड चेन। क्योंकि ह्यूमन बींग सारे फूड चेन का टॉप लेवल, ह्यूमन बींग क्या है, सबको खा सकता है ना। ठीक है, सब चीज़ को खाता है, तो ह्यूमन बींग में क्या होगा, सबसे ज़्यादा ये केमिकल्स का कंसंट्रेशन पाया जाएगा। ठीक है, उसकी बॉडीज में सबसे ज़्यादा मिलेगा। एंड इसी फेनोमेना को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशंस। इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या है, क्लियर है ना। तो मतलब जो सबसे टॉप पे होगा ट्रॉपिक लेवल पे, उसमें ही सबसे ज़्यादा केमिकल्स पाए जाएगा। तो यूजुअली ह्यूमन बींग जो है वो टॉप पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं, क्योंकि ह्यूमन बींग किसी को भी खा सकते हैं, तो इसलिए ह्यूमन बींग में सबसे ज़्यादा केमिकल पहुंचता है। क्लियर है, और इसी को हम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशंस को, डेफिनेशंस को आप तैयार कर। तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन इज द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस विथ ईच सक्सेसिव राइज इन द ट्रॉपिक लेवल ऑफ ए फूड चेन। तो यहाँ पे आपका कुछ क्वेश्चंस गिवन है, देखिए, व्हाट आर ट्रॉपिक लेवल्स, गिवन एग्जांपल्स ऑफ फूड चेन एंड स्टेट द डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल इन इट। तो ट्रॉपिक लेवल क्या है, लीजिए, ट्रॉपिक लेवल इज द फंक्शनल लेवल ऑक्युपाइड बाय एन ऑर्गेनिज्म इन ए फूड चेन। गिवन एग्जाम्पल ऑफ फूड चेन एंड स्टेट द डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल इन इट। आपको एग्जाम्पल्स देने हैं और आपको उसके पोजीशंस बताने हैं ट्रॉपिक लेवल में। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल आप ये लिख दीजिएगा, ग्रास, इंसेक्ट, इंसेक्ट को कौन खाता है, फ्रॉग, फ्रॉग को बर्ड्स। और ट्रॉपिक लेवल में ग्रास कौन सा ट्रॉपिक लेवल है, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है, इंसेक्ट आपका सेकंड ट्रॉपिक लेवल है, फ्रॉग आपका थर्ड ट्रॉपिक लेवल है, और बर्ड आपका फोर्थ ट्रॉपिक लेवल है। ठीक है, बस आपको इतना लिखने से हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ डिकम्पोजर इन इकोसिस्टम। तो डिकम्पोजर्स का रोल क्या है, हमने डिस्कस कर लिया था पीछे, आप वो रोल को यहाँ लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे, तो अपना अगला टॉपिक है हाउ डू आवर एक्टिविटीज अफेक्ट द एनवायरनमेंट। ठीक है, तो इस टॉपिक में हमें 2 एनवायरमेंटल प्रॉब्लम पढ़ना है। पहला है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, दूसरा है वेस्ट डिस्पोजल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाउ इट इज गेटिंग डिप्लीटेड। तो ओजोन होता क्या है, इसका फॉर्मूला होता है O3। ठीक है, इज ए मॉलिक्यूलर फॉर्म बाय 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। O3 जो मॉलिक्यूल्स है ये 3 ऑक्सीजन एटम से मिल के बनता है। इज ए डेडली पॉइजन, ये बहुत ही जहरीला होता है, बहुत ही पॉइजन, अगर इसे आप ले लोगे तो आप मर भी सकते हो इस गैस से ना। ठीक है, हाउएवर, लेकिन इन हायर लेवल पे एटमॉस्फेयर में ओजोन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। क्या करता है ये देखो, इट शील्ड द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम यूवी रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। ये जो आपका अर्थ है, ठीक है, एटमॉस्फेयर के बहुत सारे लेयर है। ओजोन गैस क्या करता है, एक
लाइक एक शिल्डिंग का काम करता है। मतलब ये ना, ये मान लो यहाँ से सन रेज आ रहा है यहाँ से, तो ये क्या करता है, इस सन रेज में बहुत सारे हार्मफुल रेडिएशन होते हैं, ठीक है ना। तो उनमें से एक रेडिएशन का नाम है यूवी रेडिएशन, मतलब अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। तो ये रेडिएशन हमारे स्किन के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। तो क्या होता है, ये जो आपका ओजोन गैस होता है ना, ये क्या करता है, एक शिल्डिंग का काम करता है, फिल्टर का काम करता है। जब ये सन रेज यहाँ से पास ऑन होके जाता है तो ये यूवी रेज जो हार्मफुल रेडिएशन होता है उसको वो फिल्टर कर देता है और अच्छे रेज को अंदर पास ऑन होने देता है, ठीक है। और इस तरह ये ओजोन लेयर हमें प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल रेडिएशन से। तो ये याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो ये रेडिएशन जब अर्थ पे पहुंच जाएगा ना, तो देखो दिस रेडिएशन इज हाईली डैमेजिंग टू ऑर्गेनिज्म, काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ नोन टू कॉज स्किन कैंसर इन ह्यूमन बीइंग, और इससे स्किन कैंसर भी हो सकता है इससे। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा ओजोन क्या है, उसका डेफिनेशंस, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक इसका डेफिनेशन आप तैयार कर लीजिएगा। फिर हमने देखा ओजोन का फॉर्मूला O3, ओजोन का नेचर कैसा होता है। तो ओजोन इज डेडली पॉइजन होता है, लेकिन इसका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन भी होता है, ये अर्थ के सरफेस को बचाता है फ्रॉम यूवी रेडिएशन फ्रॉम द सन। और ये रेडिएशन अगर अर्थ में पहुंच जाए तो क्या करेगा, स्किन कैंसर होगा, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं ये ओजोन बनता कैसे है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए, ओजोन एट द हायर लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर इज ए प्रोडक्ट ऑफ यूवी रेडिएशन acting on oxygen molecules. The higher energy UV radiation split apart some molecular oxygen O2 into free oxygen O atoms. तो क्या होता है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, तो जब उसमें सन का यूवी रेडिएशन पड़ता है तब वो क्या हो जाता है, दो ऑक्सीजन के एटम में टूट जाता है, ठीक है। अब इसी में से एक जो एटम है ऑक्सीजन का, वो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर लेगा और O3 मॉलिक्यूल्स बना लेगा, जिसे हम ओजोन कहते हैं। देखिए वही चीज़ आपके इस इक्वेशंस में दिखाया गया है। देखिए ये O2 मॉलिक्यूल्स है, इस पे यूवी रेडिएशन पड़ा, और ये O2 मॉलिक्यूल्स जैसे यूवी रेडिएशन पड़ता है टूट के O डिफरेंट दो ऑक्सीजन एटम में बढ़ जाता है, ठीक है। अब इनमें से ही कोई एक ऑक्सीजन एटम जाके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करता है और क्या बना लेता है, O3 मॉलिक्यूल्स, जिसे हम ओजोन कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ओजोन कैसे बनता है। तो आपको ये पूरा यहाँ से यहाँ तक लिख देना है, सिंपल है। चलिए अब हम बात करते हैं ओजोन डिप्लीशन के बारे में। द अमाउंट ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर बिगिन टू ड्रॉप शार्पली इन दी 1980s। तो 1980s का मतलब आपको पता होगा, 1980 का मतलब है 1980 से लेके 1989 तक की पीरियड का बात हो रहा है, ठीक है। तो इस टाइम पे जो एटमॉस्फेयर में ओजोन गैस था, वो काफ़ी डिक्रीज होने लग गया। और डिक्रीज होने का रीज़न क्या था, तो देखिए, दिस डिक्रीज हैज़ बीन लिंक्ड टू सिंथेटिक केमिकल लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दैट इज CFC, which are used as refrigerator and in फायर एक्सटिंग्विशर। डिक्रीज होने का रीजन क्या था, ये समझा गया कि जो सिंथेटिक केमिकल है लाइक CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और भी बहुत सारे हैं, ये लोग ओजोन को खत्म करते हैं, ठीक है। ये सारे केमिकल्स क्या है, ओजोन को खत्म करते हैं, बहुत ही हार्मफुल केमिकल्स है ये। तो CFC का यूज रेफ्रिजरेटर में किया जाता है और एक्सटिंग्विश भी किया जाता है, ठीक है। तो देखिए, इन 1987 द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, दैट इज UNEP, सक्सीडेड इन फॉरगिंग an agreement to freeze CFC production at 1986 level, and it is now mandatory for all the manufacturing companies to make CFC free refrigerator through the world. तो इसलिए 1987 में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसे हम UNEP कहते हैं, इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन करवाया सभी देशों से, और इसमें ये फिक्स किया गया कि जो भी कंट्री हैं वो अपना CFC का प्रोडक्शन 1986 के लेवल तक ही रखेंगे। मतलब इस ईयर में जितना CFC प्रोड्यूस होता था उससे ज़्यादा लिमिट को एक्सीड नहीं करना है, उतना तक ही रखना है,
ठीक है, तो यही बातें इसमें समझाई गई है। एंड अभी ये मैंडेटरी कर दिया गया, मतलब अभी ये कंपलसरी कर दिया गया है सभी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए कि वो लोग जो भी रेफ्रिजरेटर बनाएं वो CFC फ्री हो, मतलब उसमें CFC का यूज़ ना करें पूरे वर्ल्ड में। तो यहाँ तक हमने फिर से एक बार देख लेते हैं हम क्या पढ़े हैं। सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन पता होना है, ओजोन का डेफिनेशन हमने देखा, फिर ओजोन का फॉर्मूला देखा, राइट, फिर ओजोन का नेचर देखा, ठीक है। उसके बाद हमने देखा ये जब अगर अर्थ पे पहुंचता है तो क्या कॉज करता है, स्किन कैंसर कॉज करता है, ठीक है। फिर हमने देखा ओजोन कैसे बनता है। अब हम और लास्टली हमने देखा कि ओजोन का डिप्लेशन कैसे होता है। तो ये आप तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल ओजोन के ऊपर क्वेश्चंस आता है, ठीक है। आप अच्छे से इस पोर्शंस को तैयार कर लीजिएगा। ओके, अब देखिए यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपका ये आता है कि ओजोन को हम क्या स्टेप्स ले, क्या स्टेप ऐसा फॉलो करें जिससे ओजोन का जो डिप्लेशन हो रहा है उसे हम कम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप स्टेप लिख लीजिएगा, स्टेप टू रिड्यूस ओजोन डिप्लीशंस। तो इसको आप कहीं पे नोट कर लीजिए कॉपीज वगैरह में। स्टेप टू रिड्यूस ओजोन डिप्लीशन, तो नंबर 1 पहला पॉइंट आप लिख दीजिएगा, बैन ऑन प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ CFC, ठीक है, उस पर बैन लगना चाहिए और उस CFC का यूज होना, प्रोडक्शन भी कम होना चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, यूज ऑफ अल्टरनेट प्रोडक्ट ऑफ CFC दैट डू नॉट हार्म द ओजोन लेयर, राइट, कि हम CFC की जगह हम कुछ अलग अल्टरनेटिव यूज कर जिससे ओजोन को कोई इफेक्ट ना हो, ठीक है। कम कर रिड्यूस द यूज ऑफ एयर कंडीशनर। तो ये 3 पॉइंट्स आप तैयार कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस्ड। जैसे जैसे हमारे लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं वैसे वैसे हमारे एक्टिविटीज़ ऐसे हो गए हैं कि उसमें वेस्ट प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। जैसे कि देखिए हमारे लाइफ स्टाइल में बहुत चेंजेस आ गए। हम अब आजकल ज़्यादा मार्केट वाले ऐसे प्रोडक्ट खरीदते हैं जो पैकेजिंग हो, ठीक है, तो उस पैकेज को हम खोलते हैं, फेंक देते हैं यहाँ वहाँ, तो कचरा वेस्ट प्रोड्यूस्ड बहुत ज़्यादा हो रहा है हमारे लाइफ स्टाइल बदलने की वजह से, ठीक है। तो जितनी भी वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं ना उसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एक आपका हो जाएगा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और दूसरा हमारा हो जाएगा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या है, सब्सटेंस that can be broken down by biological process are said to be biodegradable, ठीक है। मतलब जो ऐसे सब्सटेंस जो नेचुरल प्रोसेस के थ्रू खुद ब खुद गल जाए, सड़ जाए, और उसे हम क्या कहेंगे, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कहेंगे, ठीक है। और ऐसे सब्सटेंस दैट आर नॉट ब्रोकन डाउन इन दिस मैनर, जो खुद ब खुद नहीं गले सरे इजीली, ऐसे कि जैसा है वैसे ही रह जाए हमेशा एनवायरनमेंट में, उसे हम क्या कहेंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कहेंगे। देखो, दिस सब्सटेंस मे बी इनर्ट एंड सिंपली परसिस्ट इन द एनवायरनमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम और मे हार्म द वेरियस मेंबर्स ऑफ द इकोसिस्टम। ये सब्सटेंस एनवायरनमेंट लॉन्ग टाइम के लिए जैसे है वैसे ही हमेशा के लिए रह जाते हैं और उस वजह से वो बहुत सारे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। हम आगे देखेंगे कैसे कैसे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस से, ठीक है। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं आपके टेक्स्ट बुक में जो गिवन है, फिर इसके बाद हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी देखेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, व्हाई आर सम सब्सटेंसेस बायोडिग्रेडेबल एंड सम नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो आप इनमें बायोडिग्रेडेबल का डेफिनेशन लिख दीजिएगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल का डेफिनेशन लिख दीजिएगा, जो अभी हमने यहाँ पे बताया था आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है, गिव एनी 2 वेज इन विच बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस वुड अफेक्ट द एनवायरनमेंट। आपको 2 तरीका बताना है जिससे बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस भी एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है। तो वो 2 तरीका क्या लिखेंगे आप इसमें, ऐसा लिख लीजिएगा। पहला पॉइंट, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इन लार्ज क्वांटिटी वुड कंट्रीब्यूट टू द पोल्यूशन ऑफ द एनवायरनमेंट, ठीक है। एंड दूसरा पॉइंट इसमें लिख लीजिएगा, दे सर्व ब्रीडिंग ग्राउंड टू फ्लाइज विच आर कैरियर ऑफ मेनी डिजीजेस सच एज कोलेरा। यस, क्योंकि जब वो बहुत ज़्यादा, आप देखो कचरे जब कहीं पे जमा हो जाते हैं उसको गलने में सड़ने में टाइम लगता है, ठीक है। तो तब तक जब तक वो गलेगा नहीं तब तक उसमें क्या होगा, आके मक्खियाँ बैठेगी, उससे फिर वो मक्खियाँ से डिजीज फैलेंगी, समझ रहे हो। तो दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, गिव एनी 2 वेज इन विच नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस वुड अफेक्ट द एनवायरनमेंट। उसी तरह आपको 2 तरीका बताना है जिसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कैसे अफेक्ट करता है एनवायरनमेंट को,
ठीक है। तो देखिए पहली बात, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जो गलता नहीं है, सड़ता नहीं, जैसे हम छोड़ दें एनवायरनमेंट में वो वैसे ही रहता है हमेशा, तो वो क्या इफेक्ट देगा, पहला पॉइंट आप लिखिएगा इसमें। सम ऑफ द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जैसे कि DDT हमने देखा था, ठीक है, एंटर करता है हमारे फूड चेन में, एंटर द फूड चेन ऑफ ह्यूमंस एंड दिस नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट गेट कंसंट्रेटेड इन ह्यूमन बीइंग एंड डैमेज देयर हेल्थ इन द लॉन्ग रन, ठीक है, ये हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, द एक्सेसिव यूज ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल fertilizers in agriculture makes the soil either too much acidic or too much alkaline. Alkaline मतलब basic. And when the soil become too acidic or too alkaline, the crop yield is reduced. हम ज़्यादा फर्टिलाइजर्स एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करते हैं तो वो या तो सॉइल का पीएच को बिगाड़ देते हैं, या तो सॉइल ज़्यादा एसिडिक हो जाता है या बेसिक हो जाता है। इस वजह से जो सॉइल क्रॉप यील्डिंग प्रोडक्शन जो होता है ना किसी भी क्रॉप का, वो कम होने लग जाता है, ठीक है, जब उसका पीएच बिगड़ जाएगा तो ये 2 पॉइंट्स लिख लीजिए। अब देखिए आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस भी आता है, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल का डिफरेंस बिटवीन भी आपको पता होना चाहिए, तो आप इसको यहाँ से नोट कर लीजिए, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल का डिफरेंस बिटवीन, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, दे आर डिग्रेडेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन नेचर, they are non-biodegradable, they are not degraded by microorganism in nature, they are recycled in nature, ठीक है, and non-biodegradable recycling of this waste is not possible in nature, they do not pollute the nature, ठीक है, इससे कोई pollution नहीं होता है, they pollute the nature, okay। next, cattle dung, compost, paper, agriculture waste are example of bio examples दे दीजिएगा, और इसमें प्लास्टिक, रबर, पॉलीथीन, मेटल्स, ये सारे आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इतना पॉइंट्स आप तैयार कर लीजिएगा दोनों का डिफरेंस बिटवीन में, क्लियर। चलिए तो अब बात करते हैं कि इतने सारे जो कचरा पैदा हो रहा है वो क्यों हो रहा है। चलिए देखते हैं, इसके 3 रीज़न गिवन है आपके यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में। तो यहाँ पे 3 रीज़न गिवन है कि इतने सारे कचरे क्यों पैदा हो रहे हैं। तो चलिए देखते हैं वो क्या है 3 रीज़न। पहला, improvement in our lifestyle have resulted in greater amounts of waste material generation। जैसे जैसे हमारे लाइफस्टाइल में इम्प्रूवमेंट हो आ रहा है वैसे वैसे वेस्ट भी ज़्यादा जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा, चेंजेस इन एटीट्यूड ऑल्सो हैव ए रोल टू प्ले विथ मोर एंड मोर थिंग्स वी यूज बिकमिंग डिस्पोजेबल। मतलब हमारे एटीट्यूड में भी चेंज आ रहे हैं, हम लोग ज़्यादा पैकेज फूड को प्रिफर कर रहे हैं, ऐसे ऐसे सामान को यूज़ कर रहे हैं जिससे से ज़्यादा डिस्पोजेबल वेस्ट जनरेट हो रहा है, ठीक है। तीसरा हो जाएगा आपका, चेंजेस इन पैकेजिंग हैव रिजल्टेड इन मच ऑफ आवर वेस्ट बिकमिंग नॉन बायोडिग्रेडेबल। मतलब पैकेजिंग भी सामान का इस तरह से हो रहा है कि ज़्यादातर वेस्ट जो जनरेट हो रहा है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल कैटेगरी में आता है। मतलब मेनली प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है पैकेजिंग के लिए। आप देख सकते हो, आप जो आइसक्रीम खाते हो, आप जनरली हम जो भी पैकेज खरीद के लाते हैं वो सब देखो प्लास्टिक वाले होते हैं, वो भी ऐसे प्लास्टिक होते हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ठीक है। तो ये 3 रीज़न हो जाएगा आपका कि क्यों ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट हो रहा है वेस्ट हमारे इन्वायरमेंट। तो ये तीनों रीज़न को आप पॉइंट वाइज बना लीजिएगा, ठीक है। एंड में आपके यहाँ पे देखिए डिस्पोजेबल कप्स इन ट्रेन्स, तो इसमें क्या गिवन है देखिए, यहाँ पे बताया गया है इफ़ यू आस्क योर पेरेंट्स दे विल प्रोबेबली रिमेंबर ए टाइम when tea in trains was served in plastics glasses which had to be returned to the vendor। मतलब पहले जो हमारे पेरेंट्स लोग होते थे, जो पहले टाइम की बात हो रही है, वो जब ट्रेन से जाते थे उस समय जो ट्रेन में चाय दिया जाता था ना वो प्लास्टिक के ग्लास में दिया जाता था, ठीक है। और उसमें पीने के बाद उसको वापस हमें दुकानदार को दे देना पड़ता था पहले के टाइम में, ठीक है। The introduction of disposable cup was held as a step forward for reason of hygiene। लेकिन इसके बाद जो ये डिस्पोजेबल कप आ गया, ठीक है, और इसका इसलिए इंट्रोडक्शन हुआ, मतलब ये डिस्पोजेबल कप इसलिए आया ताकि देखो पहले के टाइम में क्या होता था, वो कप को पिया, प्लास्टिक वाले कप में चाय पिया और वापस दुकानदार को दे देता था, तो मतलब वो दुकानदार फिर से उसी को धुला के फिर उसी में चाय दे देता, वो तो हाइजीन मेंटेन नहीं हो रहा था ना। तो इसके बाद क्या आया था, डिस्पोजेबल कप का यूज़ होने लग गया जिसको आप पी के फेंक देते हो, वापस रिटर्न नहीं करते हो। ये इसके आने की वजह से थोड़ा हाइजीन मेंटेन हो। नो वन एट दैट टाइम perhaps thought about the impact caused by the disposal of millions of this cup on daily basis। लेकिन देखो इसमें एक साइड इफेक्ट होने लग गया था कि वो डिस्पोजेबल कप तो हम पी लेते थे, फेंक देते थे,
है कि नहीं। तो उससे क्या होता था, डिस्पोजेबल कप बहुत ज़्यादा लाइक जमा हो गया था, ठीक है, और वो उससे जो इम्पैक्ट होता था वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता था, राइट। एंड इस वजह से इन्वायरमेंट में इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा था। और इससे भी पहले क्या होता था, कुल्हड़ जानते हो ना, मिट्टी वाले कप में दिया जाता था, डिस्पोजेबल कप्स जो मिट्टी के बने होता था, क्ले एक मिट्टी का टाइप से आपको पता होगा, वे सजेस्टेड एज एन अल्टरनेटिव। तो ये प्लास्टिक वाले डिस्पोजेबल कप की जगह फिर क्या यूज़ करने के लिए बोला गया, कुल्हड़ वाले कप में, ठीक है, जिसको आप पी के फेंक दीजिए, इसको भी फेंकने के लिए, इसमें भी हाइजीनिक मेंटेन है आप। लेकिन देखो, इस कुल्हड़ का भी यूज़ करने के लिए बहुत सारे मिट्टी का ज़रूरत होता है। तो बहुत सारे मिट्टी लेने के लिए क्या होता था, सॉइल का टॉप फर्टाइल सॉइल लॉस होने लग गया था, क्योंकि सॉइल का जो टॉप लेयर होता है वो फर्टिलिटी के लिए बेस्ट होता है, उसी में सारे न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स होते हैं। तो जब कुल्हड़ का कप बनने लग गया तो इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ मिट्टी का यूज़ होने लग गया, तो इससे सॉइल का जो टॉप लेयर था वो ख़त्म होने लग गया था। तो इससे भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था, ठीक है। तो अब अभी के टाइम में डिस्पोजेबल पेपर कप यूज्ड हो रहा है, ठीक है। तो इसका फ़ायदा क्या आपको पता होगा, डिस्पोजेबल कप पेपर का जो होगा वो गल भी जाएगा अगर हम फेंकेंगे, हाइजीन भी मेंटेन रहेगा, ठीक है, और इन्वायरमेंट में भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। मतलब अगर मिट्टी का जो हम यूज़ कर रहे हैं, मिट्टी का तो ठीक है आपका वो बायोडिग्रेडेबल भी है, लेकिन आप इस मिट्टी का कप बनाने के लिए जो मिट्टी ले रहे हो वो जगह का सॉइल का फर्टिलिटी हम ख़त्म कर रहे हैं ना। तो इन ऊपर के जो हमने देखा पहले, सबसे पहले क्या का यूज़ हुआ था, प्लास्टिक ग्लास का, तो वो भी इन्वायरमेंट के लिए, इसमें हाइजीनिक मेंटेन नहीं था। दूसरा में डिस्पोजेबल कप का यूज़ हुआ जिसमें हाइजीनिक मेंटेन तो था, लेकिन इन्वायरमेंट के लिए वो सही नहीं था, क्योंकि कप फेंक दिया जा रहा था तो इस तरह बहुत सारा कप जनरेट हो रहे, वेस्ट जनरेट हो रहे थे इस तरह, ठीक है। एंड तीसरा फिर उसको कम करने के लिए कुल्हड़ का यूज़ किया गया, मिट्टी वाले कप, तो इससे मिट्टी का बहुत वेस्ट हो रहा था, इन्वायरमेंट से मिट्टी खत्म हो रहे थे फर्टाइल वाले। फिर लास्ट में क्या लाया गया, पेपर कप लाया गया, जो कि इन सब बेटर था, ठीक है, ठीक है। तो ये चैप्टर आपके यहाँ पे खत्म हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। देखिए आपके यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चंस है, चलिए इसको देख लेते हैं। व्हाट इज ओजोन एंड हाउ डज इट अफेक्ट एनी इकोसिस्टम। ओजोन क्या है, अभी हमने देखा था, ठीक है। ओजोन O3 मॉलिक्यूल्स फॉर्म बाय 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। एंड हाउ डज इट अफेक्ट एनी इकोसिस्टम, इकोसिस्टम को वो कैसे अफेक्ट करता है। सी इट इज़ अ डेडली पॉइजनस गैस, राइट, हमें पता है वो डेडली पॉइजनस गैस है, लेकिन उसका एक बेनिफिट इंपॉर्टेंट रोल क्या था इन्वायरमेंट के लिए, एट हायर लेवल एटमॉस्फेयर इट परफॉर्म एन एसेंशियल फंक्शन, इट शील्ड सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, ठीक है, एंड दिस रेडिएशन इज हाईली डैमेजिंग टू ऑर्गेनिज्म। कैसे क्या कॉज करता है, स्किन कैंसर कॉज करता है, याद है ना, ये पॉइंट्स हमने ऊपर डिस्कस किए थे, तो ये सारी चीज़ें आप इसमें लिख दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, हाउ कैन यू हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, गिव एनी 2 मेथड्स। वो डिस्पोजेबल वेस्ट होता है ना, जो हम खा के फेंक देते हैं, है कि नहीं, तो ऐसे वाली वेस्ट को कम करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए आप क्या, आपको 2 मेथड बताने हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें से मैं आपको 4 बता रही हूँ, आप इनमें से कोई भी 2 लिख दीजिएगा। पहला, मिनिमाइजिंग द यूज़ ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, हम कम से कम यूज़ करें नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। दूसरा, रिसाइकलिंग द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट लाइक प्लास्टिक, अगर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट यूज़ कर भी रहे तो हम उसको रिसाइकल करें, फेंके नहीं, एक ही यूज़ करके फेंके नहीं। तीसरा, प्रोडक्शन ऑफ कंपोस्ट बायोगैस फ्रॉम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है, कंपोस्ट का जो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको हम सीधा कचरे में नहीं फेंक के उससे हम कुछ यूज़फुल सब्सटेंस कर सकते हैं, कंपोस्ट बना सकते हैं, जो कि मिट्टी के लिए मैन्योर्स का काम करता है, ठीक है। कोई भी 2 मेथड, तो आप पहला लिख लीजिएगा, मिनिमाइजिंग द यूज़ ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का कम से कम यूज़ करें। दूसरा, रिसाइकलिंग द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट लाइक प्लास्टिक, और अगर हम यूज़ कर भी रहे हैं तो उसको एक ही बार यूज़ करके फेंके नहीं, उसको रिसाइकल कर ले, कुछ और चीज़ में यूज़ कर ले, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स आप लिख लीजिएगा। मूव ऑन होते हैं अपने एक्सरसाइज में। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कॉन्टेन ओनली बायोडिग्रेडेबल आइटम्स, इनमें से कौन सा है ऑप्शन जिसमें सिर्फ बायोडिग्रेडेबल आइटम्स है। ऑप्शन हो जाएगा सी, डी, और आपका ऑप्शन ए भी हो जाएगा, बिकॉज लेदर भी तो आपका गल जाता है ना, लेदर भी, ठीक है। तो ऑप्शन ए, सी एंड डी आपका क्या हो जाएगा, बायोडिग्रेडेबल
वेस्ट हो जाएगा। आपका बी नहीं होगा क्योंकि प्लास्टिक है इसमें, तो प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट ए फूड चेन। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो फूड चेन को कंस्टिट्यूट कर रहा है। तो देखिए एक एक करके देखते हैं हम। पहला ग्रास को वीट को मैंगो, तो ये तो होगा नहीं, ये कोई फूड चेन नहीं बन रहा है कि नहीं। दूसरा देखते हैं, ग्रास को गोट खाएगा, ठीक है, गोट को ह्यूमन खाएगा, सही है, बी सही है आपका। सी वाली ऑप्शन भी देख लेते, इतना तो पक्का है बी आपका फूड चेन है। सी में देख लेते, गोट को काव तो नहीं खाता है, तो ये नहीं होगा। लास्ट वाली देखिए, ग्रास को फीस खाता है, फीस को गोट खाता है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो एनवायरमेंट के लिए अच्छा है। कैरिंग क्लॉथ बैग्स टू पुट परचेसेस इन वाइल शॉपिंग, ओके सही है, फर्स्ट ऑप्शन भी सही है आपका। स्विचिंग ऑफ अननेसेसरी लाइट्स एंड फैन, ये भी सही है, अननेसेसरी लाइट एंड फैन एनर्जी का हम बचत करेंगे यहाँ पे। तीसरा, वॉकिंग टू स्कूल इंस्टेड ऑफ गेटिंग योर मदर टू ड्रॉप यू ऑन हर स्कूटर, यस, आप खुद चल के जाओ अगर स्कूल का डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है दूर, तो ना कि पेरेंट्स को छोड़ने बोलो, इससे भी आपका जो पेट्रोल है वो बचे। एंड द लास्ट वन इज ऑल ऑफ द अबव, तो यस आपका सारे ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट विल हैपन इफ वी किल ऑल द ऑर्गेनिज्म इन वन ट्रॉपिक लेवल। तो ये हमने देखा था, तो इसको आप लिख लीजिएगा ऐसे, इफ वी किल ऑल द ऑर्गेनिज्म इन वन ट्रॉपिक लेवल, the number of organism in next tropic level will decrease drastically due to non-availability of food. On the contrary, the number of individuals in lower tropic level will increase because no one will be there to feed upon them and resulting in imbalanced ecosystem. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लीजिएगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट will the impact of removing all the organism in a tropic level be different for different tropic level? तो यस, डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल पे डिफरेंट इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे कि यस, द इम्पैक्ट ऑफ रिमूविंग ऑल द ऑर्गेनिज्म इन ए ट्रॉपिक लेवल विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, अलग ट्रॉपिक लेवल के लिए अलग इम्पैक्ट होगा किसी भी ऑर्गेनिज्म को रिमूव करेंगे तो। एग्जाम्पल्स आप देख लीजिए, इसको एग्जाम्पल से समझिए। मान लेते हैं एक फूड चेन ले लेते हैं हम, ग्रास, ठीक है, ग्रास को कौन खाता है, डियर, और डियर को कौन खाता है, लायन खाता है। ठीक है, तो अगर हम इस फूड चेन से सारे लायन को हटा देंगे, ठीक है, तो क्या होगा, जो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल का जो ऑर्गेनिज्म है डियर, इसका नंबर क्या होगा, इंक्रीज होने लग जाएगा। तो ये जब ये ज़्यादा होगा तो ये सारी ग्रास को खा जाएगा। देखो, जब ये अगर हम लायन को हटा देते हैं तो डियर का नंबर बढ़ने लग जाएगा, और क्योंकि ये डियर को खाता था तो अब डियर को खाने वाला कोई नहीं है, तो इसका नंबर बढ़ जाएगा। तो डियर का नंबर ज़्यादा होगा तो घास को वो ज़्यादा खाने लग जाएगा, तो घास का नंबर भी ख़त्म होने लग जाएगा, कम हो जाएगा। और इस तरह क्या हो सकता है, आपका एक फॉरेस्ट डेजर्ट में बदल जाएगा, क्योंकि घास तो ये खा रहा है ना, तो यहाँ तो इसको खाने वाला कोई नहीं है, तो इसका ही नंबर बढ़ते जा रहा है। तो क्या होगा, घास को कंजम्पशन ज़्यादा होगा, तो एक टाइम आएगा फॉरेस्ट क्या में चेंज हो जाएगा, डेजर्ट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, या फिर अगर हम इसको ऐसा कंसिडर करें, अगर हम डियर को हटा देते हैं इस ट्रॉपिक लेवल से, इस फूड चेन से, तो क्या लायन का जो फूड होगा वो खत्म हो जाएगा। तो इस तरह क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, लायन भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसका फूड अवेलेबल नहीं होगा, तो ये भी जी पाएगा, लायन नहीं जी पाएगा। और ग्रास का नंबर क्या होगा, बढ़ने लग जाएगा। तो इससे क्या हो रहा है, हमारे इकोसिस्टम में इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो ये दो कंडीशन आप एक्सप्लेन कर सकते हो एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखिए क्या गिवन है क्वेश्चन में। कैन द ऑर्गेनिज्म ऑफ एनी ट्रॉपिक लेवल बी रिमूव विदाउट कॉजिंग एनी डैमेज टू द इकोसिस्टम। क्या हम किसी भी ट्रॉपिक लेवल से ऑर्गेनिज्म को रिमूव कर सकते हैं बिना इकोसिस्टम को डैमेज किए? तो ऑफ कोर्स नो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, राइट। नो, ऑल द ऑर्गेनिज्म ऑफ एनी ट्रॉपिक लेवल कैन नॉट बी रिमूव्ड विदाउट कॉजिंग एनी डैमेज टू द इकोसिस्टम। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप किसी भी ट्रॉपिक लेवल का पूरे ऑर्गेनिज्म को रिमूव कर देगा और उससे कोई डैमेज ना हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशंस। तो इसका डेफिनेशन हमने देखा था, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या है, द हार्मफुल केमिकल, वो जो केमिकल्स का जमा होना, पेस्टिसाइड्स का, ठीक है, हर एक ट्रॉपिक लेवल में बढ़ते जाना। तो इसको आप अच्छे से लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, ये हमने पीछे डिस्कस किया है ऑलरेडी।
विल द लेवल ऑफ दिस मैग्निफिकेशन बी डिफरेंट एट डिफरेंट लेवल ऑफ द इकोसिस्टम? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सेकेंड पार्ट का? Yes, the level of biological magnification is different for different trophic level of an ecosystem. Level of biomagnification क्या होता है? Would increase as the trophic level increases and would be higher for higher trophic level. जैसे जैसे हम ट्रॉपिक लेवल के हायर लेवल में जाते हैं वैसे वैसे लेवल ऑफ बायोमैग्निफिकेशन भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है। नंबर 7, what are the problems caused by non biodegradable waste that we generate? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो हम जनरेट करते हैं ना, उससे क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं? तो देखिए, इसको पॉइंट वाइज आप लिख लीजिए और ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। हाँ, क्या हो सकता है? क्लॉगिंग ऑफ ड्रेन्स, नाले जो होते हैं वो उसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल फंस जाते हैं, तो बारिश होता है तो वो पानी उसमें जम जाता है, तो क्लॉगिंग ऑफ ड्रेन्स। सेकेंड, डेथ ऑफ द कैटल्स बाय इंजेशन ऑफ प्लास्टिक बैग। ठीक है। सॉइल डिस्ट्रक्शन, biomagnification of poisonous chemical in our body or other animals which disturb body metabolism resulting in various diseases। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका पोल्यूशन ऑफ एयर, वाटर एंड लैंड। तीनों टाइप के पोल्यूशन क्रिएट होते हैं एंड इस वजह से ओवरऑल डिस्ट्रक्शन ऑफ बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम देखने को मिलता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, इफ ऑल द वेस्ट वी जनरेट इज बायोडिग्रेडेबल विल दिस हैव नो इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट? देखिए क्या बोल रहा है, अगर हम जो वेस्ट जनरेट करें वो सारे के सारे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हुए तो क्या उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा एनवायरनमेंट में? तो इसका आंसर क्या लिखेंगे आप? प्रोडक्शन ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इन लार्ज अमाउंट विल ऑल्सो अफेक्ट द एनवायरनमेंट एडवर्सली। ठीक है, तो इसमें 2 पॉइंट्स आप लिख लीजिएगा। प्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल गैसेस कॉजिंग पोल्यूशन, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जब जमा हो जाता है तो उससे क्या होता है? गंदा स्मेल आता है। ठीक है, और उस गंदे स्मेल की वजह से क्या होता है? पोल्यूशन क्रिएट होता है, गैसेस कॉज पोल्यूशन। हाँ, दूसरा आप लिख लीजिएगा कि माइक्रोब्स विल नॉट बी एबल टू डिकम्पोज ऑल द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कॉजिंग अगली लुक। एंड लास्ट क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई इज डैमेज टू द ओजोन लेयर ए कॉज फॉर कंसर्न? ओजोन लेयर का डैमेज होना हमारे लिए चिंता की बात क्यों है? ठीक है। एंड व्हाट स्टेप्स आर बीइंग टेकन टू लिमिट दिस डैमेज? और क्या स्टेप हम ले सकते हैं इस डैमेज से बचाने के लिए? तो आपको पता है इसमें आप लिख दीजिएगा ओजोन का इंपॉर्टेंस क्या है। ओजोन प्रोटेक्ट करते हैं हमें यूवी रेडिएशन से, तो हमने डिस्कस किया था ओजोन का इंपॉर्टेंस। यहाँ बता दीजिएगा ओजोन का रोल क्या है। ठीक है, अगर ओजोन डैमेज हो जाता है तो क्या इफेक्ट होगा, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया। आप वो सारी पॉइंट्स बुक में वहाँ आगे है, आप वहाँ से लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है व्हाट स्टेप्स आर बीइंग टेकन टू लिमिट डैमेजेस, तो ये भी हमने आपको बताया था। कोई भी आप 2 स्टेप्स वहाँ से लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका यहाँ ख़त्म होता है। तो ये आपका लास्ट चैप्टर था टर्म 2 का। आई होप वीडियो से आपको कुछ समझ आया, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। ठीक है, तो आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, और मैं कुछ क्वेश्चंस फिर आपके लिए लेकर आऊँगी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एग्ज़ाम से रिलेटेड। टिल देन बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।